हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक और नई सीरीज़ में। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो मैं ना इस सीरीज़ का देता हूँ। ये एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सीरीज़ है जो कि एशियन टाइम के अंदर हुई थी, जिसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर को एक ऐसा सिस्टम है वो मिल जाता है जो कि सामने वाले व्यक्ति या जो सामने वाली चीज़ है उसे किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट है, फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट है वो कर सकता है और वो चीज़ अपने जो मेन कैरेक्टर है उसे मिल जाएगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे जो मेन कैरेक्टर हम चेन को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर लटका होता है और बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रहा होता है और वो बोलता है डरते हुए और चिल्लाते हुए, ली काई, आखिरकार तुम मेरे साथ ये करने की क्या कोशिश कर रहे हो? आखिरकार तुम मेरे साथ इस प्रकार का बिहेवियर है वो क्यों कर सकते हो? तो हम ली काई को देखते हैं, वो एक डेविल सी हंसते हुए बोलता है, चेन, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक बहुत ही सुंदर सी सिस्टर है, आखिरकार ये बात सच है क्या? चलो हम यहाँ पे एक ना सोल्यूशन वो कर सकते हैं, एक समझौता है वो कर सकते हैं। अगर तुम अपनी सिस्टर को कहो कि वो मुझे एंटरटेन करे मेरे बेड के ऊपर, तो मैं तुम्हें ऊपर पहाड़ी से ऊपर लाने में हेल्प वो कर सकता हूँ। आखिरकार तुम मेरे इस ऑफर के बारे में वो क्या सोचते हो? अब ये सुनते ही भाई जो चैन है उसे गुस्सा आता है और वो गुस्से से बोलता है, ली काय, लगता है तुम अपनी औकात है वो भूल रहे हो। तुम जैसा नीच और गद्दार व्यक्ति मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। अगर एक बार मैं ऊपर आ गया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा बास्टर। मेरी सिस्टर के हाथ लगाने के बारे में मत सोचना। ये सब सुनने के बाद में जो ली होता है वो हंसते हुए बोलता है, अरे यार देखो तो सही इस बंदे को, इसे अपनी पोजीशन के बारे में पता ही नहीं, आखिरकार ये किस प्रकार की सिचुएशन के अंदर है। हम देखते हैं कि वो एकदम किनारे के ऊपर लटका होता है उस खाई के, और जो पत्थर गिरता है उससे हमें पता चल जाता है कि जो इस खाई की गहराई है बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर यहाँ से कोई नीचे गिर जाता है तो उसे उसका सिर्फ मौत ही इंतजार कर रही होगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो ली होता है वो बंदा बहुत ज़्यादा कमीना होता है और वो चैन के हाथों पे अपना पैर रखते हुए दबाते हुए बहुत ही ज़्यादा मजे ले रहा होता है। मतलब इसका देखने से यही उद्देश्य लगता है कि ये यहाँ पे चैन को नीचे ही घेरना चाहता है। तभी उसके साथ आए हुए जो उसके फ्रेंड होते हैं या दोस्त होते हैं, उनमें से एक जो बंदा है वो बोलता है, सीनियर बदल ली, आखिरकार आप हमारी जो गिल्ड है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे हो। अगर आपने इस बंदे के साथ बहुत सारे मजे वो कर लिए हैं तो आप इसे मान सकते हो, क्योंकि ये हमारी गिल्ड का कोई इंपॉर्टेंट बंदा नहीं है। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है, एग्जैक्टली, आखिरकार जो ये वेस्ट है हमारी जो क्लेन है उससे कम हो जाएगा, हमारी जो गिल्ड है उससे कम हो जाएगा, तो कोई भी खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो कचरे की साफ सफाई है वो कर रहे हैं। तो हम इधर ली को देखते हैं, वो अपने चेहरे से हवस टपकाते हुए बोलता है, तो अलविदा चैन, मुझे उम्मीद है कि भविष्य के अंदर हम कभी भी नहीं मिलेंगे। अब मुझे यहाँ से जल्दी जा करके तो तुम्हारी प्यारी बहन है उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल है वो रखना होगा, तो मैं जाता हूँ, जा करके उसको संभालता हूँ। और हम देखते हैं वो अपना जो किंग है वो चैन के हाथ पे मार डालता है, जिससे कि जो चैन है अपनी जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है और उस जो गहरी खाई है उसके अंदर चिल्लाते हुए नीचे की ओर गिरने लगता है। और हम देखते हैं वो बहुत ही ऊंची खाई से नीचे की ओर गिरा होता है और नीचे गिरने पे हम देखते हैं चारों ओर वहाँ पे ज़ॉम्बी भी हमें नज़र आ रहे होते हैं। और नीचे से गिरने के बाद में थोड़ा सा होश के अंदर अभी भी जो चैन है वो होता है और वो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा होता है कि क्या अब यही मेरी मौत है, क्या मैं यहीं पे मरने वाला हूँ क्या? और ऊपर की ओर हम देखते हैं जो ली के साथ आए हुए जो दूसरा ब्रदर होता है उसका, वो बोलता है, सीनियर ब्रदर चलो यहाँ से चलते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता वो बंदा इतनी ऊंची जो चट्टान है उससे ना गिरने के बाद में बचा होगा, तो हम भविष्य के अंदर शायद उसे कभी भी फिर से वो ना देख पाए। तो ये सुनने के बाद में जो ली होता है वो बोलता है, आखिरकार इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि वो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद में मरा है या नहीं मरा। अगर वो नहीं भी मरा होगा तो नीचे जो ज़ॉम्बीज़ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है, वो सभी अलर्ट हो जाएंगे और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आखिरकार मुझे नहीं लगता उसके पास 1% भी चांस होगा वहाँ से सर्वाइव करने का। और ये बोलते हुए वो तीनों के तीनों वहाँ से पलट करके जाने लगते हैं। और हम नीचे की ओर देखते हैं खाई के अंदर, जहाँ पर जो चैन है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है, उसके पूरे शरीर के ऊपर चोट लगी होती है और वो खुद से ही सवाल कर रहा होता है कि क्या मैं बस अब यहाँ पे मरने वाला हूँ? नहीं यार, मैं ऐसे यहाँ पे नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी जो सिस्टर यूना है वो घर पे मेरा इंतज़ार है वो कर रही होगी। लेकिन वो जिसे सामने की ओर देखता है तो उसे बहुत सारे जो ज़ॉम्बीज़ है वो नज़र आता है और इन सबको देखते ही वो पहचान लेता है ये तो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ है। और उसे याद आता है कि ये जो जगह है एक जो सनसेट है उससे बिलोंग करती थी, लेकिन आज से लगभग 50 साल पहले ये पूरी तरह से ज़ॉम्बी के वायरस से इन्फेक्टेड है वो हो गई और यहाँ के जितने भी डिसिप्लिन थे वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ है उसके अंदर कन्वर्ट है वो हो गए। और हमें पता चलता है कि भाई ये जो सारे ज़ॉम्बीज़ है पहले किसी सेक्ट के ना डिसिप्लिन हुआ करते थे, लेकिन वायरस के इन्फेक्शन के कारण ये सभी ज़ॉम्बीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। इन सबको देख करके जो चैन है वो सोचता है क्या मेरे पास 1% भी चांस है क्या यहाँ पे सर्वाइव करने का? लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो ओरा है ज़ॉम्बीज़ का वो डिटेक्टेड है वो किया गया है और ऑल थिंग एक्सट्रैक्शन सिस्टम है वो एक्टिवेट है वो हो गया है। अब ये सुनने के बाद में जो यहाँ पे चैन है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि एशियन टाइम में जो टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, तो उनके सामने कोई भी ऐसी चीज़ आएगी तो वो सरप्राइज तो होंगे ही। तो वो काफ़ी ज़्यादा पसीने पसीने हो रहा होता है और वो सोचता है कि आखिरकार अभी अभी ये जो साउंड आया वो किस प्रकार का आया।
तभी जो सिस्टम है उसका नोटिफिकेशन आता है कि जो होस्ट है वो एक नौसिखिया बंदा है, तो उसके साथ जो न्यूबी प्रोटेक्शन मोड है उसे एक्टिवेट है वो किया जाता है। क्या होस्ट ये चाहते हैं कि उसकी जितनी भी एचपी है उसे फुल्ली रिस्टोर है वो कर दिया जाए? अब ये बात सुनते हैं यहाँ पे जो चैन है उसे एक बात तो समझ में आ जाती है, फुल्ली रिस्टोर करने का मतलब तो ये हो गया कि वो खुद को हील है वो कर सकता है, तो वो फटाफट से यस बोल देता है कि हाँ जल्दी 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 मेरे को है ना हील करो। और हम देखते हैं धीरे धीरे वो हील है वो होने लगता है और उसके ऊपर जितनी भी चोटें लगी होती है वो जल्दी कुछ ही पलों के अंदर रिकवर हो जाती है। रिकवर होने के बाद में वो सोचता है कि मुझे जितनी भी चोट लगी थी वो तो चुटकी बजाते ही हील हो गई। वाकई में यार ये इफेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अब जब मुझे अपनी ताकत और स्ट्रेंथ वापस मिल चुकी है तो मैं इन ज़ोंबीज का सामना है वो कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी ओर एक ज़ोंबी अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो चेंग होता है अपनी जो डुअल स्वॉर्ड होती है उसे बाहर निकाल करके उनसे ज़ोंबी से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। तभी जो सामने की ओर से ज़ोंबीज होता है वो अपना अटैक करता है, तो चेन है उससे है ना ब्लॉक करने की कोशिश वो करता है। अब यहाँ पे जो चेन है ये देख कर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि जो सामने वाला बंदा होता है उसने यहाँ पे कल्टीवेशन का यूज़ करते हुए अटैक वो किया होता है। क्योंकि ये जो कल्टीवेशन की दुनिया है तो जो ज़ोंबीज है इंसान है इन्फेक्शन होने के बाद में जो ज़ोंबीज में कन्वर्ट हुए हैं वो अभी भी अपनी जो कल्टीवेशन है उसका यूज़ करते हुए अटैक वो कर सकते हैं। और ज़ोंबी को इतना पावरफुल देख करके यहाँ पे जो चेन है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो सोचता है कि वाकई में यार ये जो ज़ोंबी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इन सभी की है ना मुझे क्वांटिटी देख करके ये लग रहा है कि मैं इन सभी को एक साथ वो नहीं हरा पाऊंगा। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे जो ज़ोंबीज होते हैं चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वो वहाँ से एक सही फैसला लेता है और पीछे की ओर भागने के बारे में सोचता है कि अभी मैं फेस टू फेस 1v1 तो लड़ सकता हूँ, लेकिन इतने सारे ज़ोंबियों के साथ अकेला है वो नहीं लड़ सकता। अगर क्या होगा कि मैं इनसे लड़ते समय अकेला लड़ूं और उसमें मेरे भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए और मैं भी ज़ोंबियों के अंदर बदल जाऊं, पीछे हटना यहाँ पर सबसे बेस्ट उपाय है वो होगा। और हम देखते हैं अपने आप को बचाने के लिए जो चैंग होता है वो इस सन क्लेन की जो स्टोर रूम होता है वहाँ पे आ जाता है, और वो आसपास की लोकेशन को देखते हुए सोचता है कि यहाँ से जो गेट की दूरी है वो ज़्यादा दूर नहीं है, अगर मैंने जल्दी की तो मैं वहाँ से स्केप हो सकता हूँ। और अब जब वो एग्जिट गेट की तरफ देखता है तो वहाँ पे बहुत सारी जो ज़ोंबी है वो अवेलेबल होते हैं। इन्हें देख करके वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और मन में सोचता है कि अरे शिट यार यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोंबीज अवेलेबल है, अगर मुझे उस गेट तक जाना है तो सबसे पहले इन्हें यहाँ से हटाना होगा या फिर इन सभी को से निपटना होगा। मुझे लगता है कि वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो होने वाला है। अगर मैं प्लान के अकॉर्डिंग काम करूँ तो मुझे एक एक करके इन ज़ोंबीज को अपने पास लाना होगा और फिनिश करना होगा। अगर मैंने ज़्यादा आवाज़ की तो जो सभी ज़ोंबीज है वो एक साथ मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ सकते हैं, और तब तो उस स्थिति के अंदर मैं पक्का मारा जाऊंगा। और हम देखते हैं कुछ समय बाद में वो अपनी प्लान के अकॉर्डिंग ही कार्य वो करता है और एक ज़ोंबी को अपने पास पीछे लेकर के आता है ताकि वो एक एक करके एक एक ज़ोंबी को फिनिश कर दे और सभी ज़ोंबियों का यहीं पे खात्मा करके आराम से है ना एग्जिट से निकल जाए। तो हम देखते हैं कि एक ज़ोंबी को पीछे लाते हुए वो यही सोच रहा होता है कि ये जो ज़ोंबीज होते हैं दिखने में मुझे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये मेरे ट्रैप के अंदर बड़ी आसानी के अंदर फंस गए हैं। और हम देखते हैं एक जो ज़ोंबी होता है वो पीछे पड़ा होता है, दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे जो चेन है पीछे की ओर पलटता है, अपनी सोर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है। इस अटैक का इंपैक्ट इतना होता है कि जो ज़ोंबीज भी उतनी पीछे सरकता है जितना कि यहाँ पे चेन सरका होता है। अब ये देखते हुए जो चेन है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचता है कि जो ये क्लेन है सन क्लेन है उसके जो लोअर रैंक के डिसिप्लिन है वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मुझे उनसे लड़ने के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ रही है। वाकई में यार इसे कमज़ोर कहा जाएगा? नहीं, इसे कमज़ोर नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे तो मैं हूँ जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। फिर वो सोचता है कि जो सिस्टम है उसकी मैं हेल्प ले सकता हूँ क्या? फिर वो बोलता है सिस्टम क्या तुम यहाँ पे हो? तुमने है ना जो मेरी इंजरी है वो हील की थी, तो मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई तरीका होगा या फिर तुम मेरी हेल्प वो कर सकती हो इस ज़ोंबीज़ को मारने के लिए। तुम्हारे लिए तो चुटकियों का खेल होगा, क्या तुम मेरी इसके अंदर हेल्प वो कर सकती हो? तभी जो सिस्टम है उसका नोटिफिकेशन आता है कि जो एचपी रिस्टोर का सिस्टम है वो सिर्फ एक ही बार अवेलेबल है, फर्स्ट बार अगर उसमें जो हमारा होस्ट है वो क्रिटिकल सिचुएशन में हो तब। लेकिन मैं अब है ना सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि मैं सामने वाले जो बंदे हैं उसमें से जो पावर है वो एक्सट्रैक्ट वो कर सकती हूँ, डायरेक्ट डैमेज है वो डील है वो नहीं दे सकती। ये सुनने के बाद में जो चेन है वो बोलता है तो ठीक है, सामने वाला जो ज़ोंबी है उसके अंदर से जो भी चीज़ें हैं वो एक्सट्रैक्ट है वो कर लो। तो ये सुनने के बाद में जो सिस्टम है वो बोलता है कि आप इस चीज़ को तभी एक्सट्रैक्ट है वो कर सकते हैं जब सामने वाला बंदा है वो मर चुका हो। अब ये सुनने के बाद में तो जो चेन है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे ज़ोंबी से लड़ना ही पड़ेगा। अब ये देखते हुए हम देखते हैं सामने की ओर से जो ज़ोंबी होते हैं वो इस चीज़ का वेट नहीं करता और सामने की ओर अटैक करने बढ़ जाता है, और चेन सोचता है लगता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहा है फाइट करने के अलावा, और मुझे लगता है कि अब मुझे उस टेक्निक का यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर मैंने उसका यहाँ पे यूज़ नहीं किया तो मैं भी यहाँ पे मार जाऊँगा। फिर वो वहाँ पर अपनी जो रिवर्सल ब्लड फ्यूरी स्ट्रिक है उसका यूज़ करता है, और हम देखते हैं ये जो स्ट्राइक है बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होती है और लाजवाब भी होती है दिखने के अंदर। और इस
एक अटैक के साथ ही हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होता है तो वो धराशायी हो जाता है। और लेकिन इस अटैक के कारण यहाँ पे जो चेन है उसे बहुत ज़्यादा डैमेज हो पड़ा होता है और वो खाँसने लगता है। और हम देखते हैं कि उसके मुँह से खून है वो निकलने लगता है और वो सोचता है कि फाइनली मैंने जो ज़ॉम्बी है उसे तो मार दिया, लेकिन ये जो रिवर्सल ब्लड फ्यूरी टेक्निक है, स्ट्राइक है, ये मैंने खुद ही डिस्कवर की थी। उस समय मेरा जब है ना ब्लड फ्लो है वो रिवर्सल है वो हो चुका था और जो फोर्थ एल्डर है मुझे हर्ब की मदद से ठीक करने की कोशिश है वो कर रहे थे। और जो चेन होता है वो सोचता है कि ये जो टेक्निक है मैंने खुद ने बनाई थी, ये मेरे अटैक को डबल तो कर देती है, लेकिन इसका जो वेटेज होता है, इम्पैक्ट होता है, वो भी मेरे ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी होता है। मैं इस टेक्निक का यूज़ है ना शॉर्ट टाइम के अंदर सिर्फ 2 ही बार मैक्सिमम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा है वो नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि एक अटैक के बाद में जो चेन है उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी होती है। फिर वो अपने जो सिस्टम है उसको बोलता है, सिस्टम आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, इस ज़ॉम्बी के अंदर से जो भी चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो कर लो। और हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी होता है उसके अंदर से सिस्टम एक्सट्रैक्ट है वो करने लगता है और नोटिफिकेशन देता है कि जो होस्ट है इनमें से ना कोई भी एक चीज़ है वो चुन सकता है जो एक्सट्रैक्ट है वो की जानी है। पहला, आप इस ज़ॉम्बी का जो कल्टीवेशन लेवल है उसे एक्सट्रैक्ट है वो कर सकते हो। दूसरा, इस ज़ॉम्बी की जो मेमोरी है वो कर सकते हो। तीसरा, जो इस ज़ॉम्बी का पॉइजन है वो भी आप एक्सट्रैक्ट है वो कर सकते हो। अब ये देख करके तो चेन है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ज़ॉम्बी का पॉइजन है वो भी एक्सट्रैक्ट है वो कर सकता हूँ। फिर वो सोचता है कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो चूज़ करना चाहिए, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने लेवल को बढ़ाने के अंदर, यानी अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के अंदर और मेरी जो एबिलिटी है उसे इंक्रीज करने के ऊपर ध्यान है वो देना चाहिए। और हम देखते हैं जो सिस्टम होता है ज़ॉम्बी के अंदर से उसके जो लेवल है वो ऑब्जर्व करके यहाँ पे चेन की बॉडी के अंदर डालने लगता है और जो चेन होता है उसके चारों ओर एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का बबल है या फिर जो और है वो रिलीज है वो होने लगता है और उसका लेवल अप हो जाता है। ये देख करके यहाँ पे चेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी के साथ बोलता है कि आखिरकार मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया जो क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज है उसके अंदर, और उसके फर्स्ट स्टेज के अंदर मैं आ गया। अब वाकई में मैं जो कल्टीवेशन रिक्लेम है उसके अंदर आगे और भी ज़्यादा कल्टीवेशन है वो कर सकता हूँ। अब उसे अपने है ना पास्ट की एक बात याद आती है, जब जो फोर्थ एल्डर है उन्होंने है ना यहाँ पे चेन को बोला है कि अब तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है और तुम कभी भी है ना कल्टीवेशन है वो नहीं कर सकते, इसलिए तुम है ना जो अपनी ज़िंदगी में कभी भी कल्टीवेशन के पाथ पे है वो नहीं चल सकते। अब प्रेजेंट टाइम के अंदर जो चेंग है वो सोचता है कि इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा धन्यवाद सिस्टम का कि उसके कारण मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूं कि अब मैं जो फाउंडेशन बिल्डिंग है अपनी कल्टीवेशन की उसे स्टार्ट है वो कर सकता हूं। और हम देखते हैं उसके अंदर से बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो निकल रही होती है और वो अब आगे की ओर बढ़ जाता है उन बाकी बचे हुए ज़ॉम्बियों को मारने के लिए। और वो यही सोचते हुए जा रहा होता है कि अब चल कर के है ना उन जो ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए जो यहाँ से बाहर निकलने वाले गेट के ऊपर गार्ड का काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है वो आ चुकी है कि मैं उनका सामना है वो कर सकूँ। और इधर हम देखते हैं फिर से एक और जो ज़ॉम्बी होता है यहाँ पे चेन के ऊपर अटैक वो कर देता है, लेकिन अब चेन के पास इतनी पावर होती है कि वो इस ज़ॉम्बीज़ के साथ मुकाबला है वो कर पाए, तो वो बड़े इजीली अपनी स्किल का यूज़ करते हुए उस ज़ॉम्बीज़ के बहुत सारे है ना कट है वो लगा देता है और एक अटैक के अंदर उसे मार डालता है। अब अपनी जो पावर है उसको बढ़ा हुआ देख करके कौन खुश नहीं होगा, तो यहाँ पे चेन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सोचता है कि वाकई में ये जो फीलिंग है बहुत ही अच्छी है। जैसे मैं क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के ऊपर पहुंचा हूँ, ऐसा लगता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो 10 गुना बढ़ चुकी है। और उस ज़ॉम्बी के मरने के बाद में यहाँ पे जो चेन है वो सिस्टम को बोल देता है, सिस्टम इस ज़ॉम्बी को भी अटैक है वो कर लो और मैं जो लेवल अप वाला है या फिर जो लेवल वाली जो ज़ॉम्बी की कल्टीवेशन लेवल है उसे ऑब्जर्व वो करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं होता भी ऐसा ही है, जो चेन है फिर से है ना उस ज़ॉम्बी की कल्टीवेशन को ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे कि यहाँ पे फिर से थोड़ा सा जो चेन का लेवल है वो बढ़ जाता है और वो सोचता है कि जो मेरी कल्टीवेशन लेवल है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज है वो हो रही है, लेकिन मेरी जो कल्टीवेशन है इतनी जल्दी नहीं बढ़ रही जितनी कि मैंने पहले ज़ॉम्बी को मारा था। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से और बहुत सारे जो ज़ॉम्बीज़ हैं अटैक करने के लिए आ जाते हैं चेन के ऊपर, लेकिन जो चेन है इतना ज़्यादा स्किलफुल हो चुका होता है, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो अपने एक एक अटैक का यूज़ करते हुए उन सभी ज़ॉम्बियों को मार डालता है। और वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक लुक चेंग का लग रहा होता है। और जैसे ही वो जो ज़ॉम्बी मरते हैं यहाँ पे चेंग तुरंत है ना सिस्टम को बोल देता है कि उनके अंदर से जो भी चीज़ एक्सट्रैक्ट हो सकती है वो एक्सट्रैक्ट कर लो, और मोस्टली वो है ना हर बार लेवल को ही सुनता है और अपने लेवल को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देता है। और हम देखते हैं इधर जो चेंग है उसकी जो कल्टीवेशन पावर है धीरे धीरे बढ़ने वो लगती है, और इस बार जो चेंग है बहुत ही ज़्यादा खुश है वो हो जाता है, क्योंकि वो जो क्यूआई स्टेज होता है उसका है ना लो स्टेज से मीडियम स्टेज पे पहुंच चुका होता है। ये देख कर वो बोलता है वाकई में अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी जो कल्टीवेशन है कितनी ज़्यादा इंक्रीज है वो हो रही है। और इधर हम चेंग को देखते हैं, अब उसके अलावा वहाँ पे और कोई ज़ॉम्बी है वो दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब आसपास जितने भी जो ज़ॉम्बी थे उसे चेन ने मार डाला है। और वो सोचता है कि चलो फाइनली अब यहाँ पे मेरा जो जाने का रास्ता है वो साफ हो चुका है, तो मुझे चल करके मेरी जो सिस्टर है उससे मिलना चाहिए। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक और जो ज़ॉम्बी है वो आ जाता है, तो ये आवाज़ है ना यहाँ पे जो चेंग है वो भी सुन लेता है और वो बोलता है क्या एक और ज़ॉम्बी रह गया क्या, या एक और नया ज़ॉम्बी आया है। और हम देखते हैं सामने की ओर एक बहुत ही खूंखार ज़ॉम्बी वो नजर आता है।
इसे देखते ही जो चैंग है वो समझ जाता है कि ये जो ज़ॉम्बी है ज़्यादा हाई लेवल का है और वो इस प्रकार का वुल्वरिन जैसे 3 प्रकार का अटैक करता है ना, मतलब 3 दांतियाँ निकलती है, 3 ब्लेड निकलती है, इसके 1 ब्लेड निकलती है और इस प्रकार का अटैक करता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे डिफेंड करने में यहाँ पे चैंग को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है और इस अटैक के कारण चैंग को काफ़ी दूर पीछे हटना पड़ता है। और हम देखते हैं कि वाक़ई में ये जो अटैक था काफ़ी ज़्यादा शानदार था, लेकिन उसकी जो बाजू का सेट होता है वो कट जाता है, लेकिन उसे किसी प्रकार की चोट नहीं लगती। ये देख कर के जो चैंग है वो थोड़ा सोचता है कि मैं वाक़ई में बहुत ज़्यादा लकी था, अगर मुझे किसी प्रकार की चोट लग जाती तो हो सकता है कि मैं भी ज़ॉम्बी पॉइज़न है उससे इन्फेक्टेड हो जाता और फिर मेरी जो कहानी है यहीं पे ख़त्म हो जाती। और इधर हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी होता है यहीं नहीं रुकता, वो अपनी किसी प्रकार की जो टेक्निक है वो परफॉर्म करने लगता है और उस टेक्निक का यूज़ करते हुए सामने की ओर अटैक वो कर देता है। अब जैसे ही जो चैंग है उसे इस प्रकार की टेक्निक का यूज़ करते हुए अटैक करता हुआ देखता है, तो वो इस टेक्निक को पहचान लेता है और बोलता है ये तो जो सनसेट है उसकी सीक्रेट मैनुअल टेक्निक है सन प्लाम। आखिरकार इस बंदे के पास ये जो टेक्निक है वो आई कहाँ से? मैं इस चीज़ की उम्मीद है वो नहीं कर रहा था कि इस बंदे के पास ये टेक्निक होगी या इस टेक्निक का इसे नॉलेज होगा। तो हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए उस टेक्निक से अपने आप को डिफेंस है वो करने की कोशिश कर रहा होता है। जब जो ज़ॉम्बी का अटैक और यहाँ पे डिफेंस क्या होता है, जो चेन है दोनों आपस में टकराते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही ग्रीन कलर की जो एनर्जी होती है उसका ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के कारण जो चेंग होता है काफ़ी दूर जाकर के पीछे की ओर गिरता है, क्योंकि इस अटैक का इम्पैक्ट ही इतना तगड़ा होता है कि उसके प्रेशर के कारण जो चेंग है काफ़ी दूर तक खिसकते हुए आ जाता है और वो सामने की ओर देखता है और वो देखते हुए बोलता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे मेरा वो अल्टीमेट मूव है मुझे यूज़ करना होगा, वरना मेरे पास यहाँ पे कोई भी रास्ता है वो नहीं रहेगा कि मैं इसका सामना वो कर पाऊँ, वरना तो मैं इसका मैच ही नहीं हूँ। और हम देखते हैं वो फिर से अपनी जो रिवर्स ब्लड फ्यूरी स्ट्राइक है उसका यूज वो करने लग जाता है और एनर्जी गैदर करके सामने की ओर भागते हुए एक खतरनाक अटैक उस ज़ॉम्बी के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं कि एक पल के लिए समझ में नहीं आता कि आखिर जो ज़ॉम्बी है उसका अटैक यहाँ पे खतरनाक था कि यहाँ पे अपनी चेन का अटैक खतरनाक था, लेकिन अगले पल हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होते हैं उसके ऊपर काफ़ी सारे स्लेस लगते हैं और वो नीचे की ओर धराशायी है वो होकर के गिर जाता है। अब ये देखते हुए जो चेन है वो बोलता है कि फाइनली आखिरकार मैंने उसे नीचे गिरा ही दिया, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी उस ज़ॉम्बी के हाथ हिल रहे होते हैं, यानी वो पूरी तरह से मरा नहीं होता, बस थोड़ा चोटिल हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि इस बात का पता चेन को भी होता है, वो भी एक बहुत ही ऊंची जंप मारते हुए बोलता है कि ये जो लास्ट अटैक है मैं तुम्हारे ऊपर करने वाला हूँ, इससे तुम पूरी तरह से मर जाओगे। और इधर हम ज़ॉम्बी को देखते हैं वो उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उठ पाता उससे पहले ही जो चेन होता है अपनी स्वॉर्ड को उसके सिर के अंदर धंसा देता है और वो बोलता है कि मैंने फाइनली इसका जो ब्रेन है उसे डिस्ट्रॉय वो कर दिया है, तो मेरे हिसाब से अब तो ये पूरी तरह से मर जाना चाहिए। और वो फिर है ना थक करके वहाँ पे बैठ जाता है, क्योंकि इसने फिर से है ना अपनी जो वो स्पेशल स्किल होता है उसका यूज़ किया होता है और वो सोचता है कि अगर अब एक बार और मुझे कोई बोल दे उस स्किल का यूज़ करने के लिए, तो मैं तो उस स्किल का यूज़ करने के कारण ही मार जाऊँगा। अब मैं ना उस स्किल का और यूज़ है वो नहीं कर सकता, मुझे लगता है एक दिन के अंदर मैं सिर्फ 2 ही बार, मैक्सिमम 2 ही बार उस स्किल का यूज़ है वो कर पाऊँगा, और अगर अब तीसरी बार मैंने कोशिश भी कर ली ना तो मुझे लगता है कि मैं ऑन द स्पॉट ये वो मारा जाऊँगा। तभी जो चैन है वो बोल देता है अपने सिस्टम को कि इस ज़ॉम्बी को भी एक्सट्रैक्ट है वो कर लो, लेकिन वो देखता है कि इस बार जो ज़ॉम्बी है ना कल्टीवेशन लेवल, साथ में दूसरे नंबर ऑप्शन होता है ज़ॉम्बी मार्शल आर्ट टेक्निक्स, मतलब टेक्निक्स का नया ऑप्शन यहाँ पे आया होता है। तीसरा होता है ज़ॉम्बी की जो मेमोरी है, मतलब इसी प्रकार से अलग अलग ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चैन ये देखकर सरप्राइज होता है कि क्या ये जो सिस्टम है ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है मार्शल आर्ट टेक्निक को भी, वाकई में यार ये चीज़ नहीं है। तो वो यहाँ पे 2 नंबर के ऑप्शन को मार्शल आर्ट टेक्निक को क्लिक करके देखता है और वो सोचता है सन क्लेन है उसकी सन प्लांट टेक्निक को वाकई बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट टेक्निक है, अगर मैंने इस टेक्निक को लर्न कर लिया तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो मुझे बहुत ही अच्छे से हासिल हो जाएगी और मैं काफ़ी पावरफुल है वो आगे चल करके बन सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि सिस्टम उसे 3 नोटिफिकेशन देता है कि आपको कौन सी टेक्निक चाहिए, जो सन प्लाम वाली चाहिए या बेसिक ब्रीथिंग टेक्निक चाहिए या तीसरे नंबर बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक चाहिए। तो पहला नंबर होता है जो सिंपल टेक्निक, उसे यहाँ पे जो चेन है वो चूज कर लेता है और जो जैसे ही चूज करता है तो उसके अंदर की वो जो टेक्निक है सीधा चेन के अंदर जाने लगती है और कुछ ही पलों के अंदर वो जो स्किल होती है वो चेन के पास आने के बाद में वो रियलाइज़ करता है कि ये जो टेक्निक है उसकी कल्टीवेशन के साथ ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट है वो हो गई है, वो भी सिस्टम की मदद से। और वो सोचता है वाकई में मैं जो सिंपल टेक्निक है इतनी आसानी सीख गया, मुझे इस चीज़ की उम्मीद है वो नहीं थी। और वो फिर है ना खुशी से उछलते हुए बोलता है कि वाकई में रफली मैं इस ना चीज़ को अभी भी परफॉर्म वो कर सकता हूँ, मतलब इस टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म तो नहीं कर सकता लेकिन रफली मैं अभी भी परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करूँगा तो मैं इसके अंदर प्रोफेशनलिटी है या फिर जो प्रोफेशनल लेवल पर पहुँच जाऊँगा। फिर वो यहाँ पे थम्स अप दिखाते हुए सिस्टम को बोलता है वाकई में तुमने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया। तभी हम देखते हैं
पीछे से एक और जो ज़ॉम्बी होता है जो कि वैम्पायर टाइप का दिख रहा होता है। अब पता नहीं ये वैम्पायर है कि ज़ॉम्बी है, क्लियरफाई अभी तक नहीं हुआ है। वो बोलता है आखिर तुमने मेरे जो बच्चे हैं उसे क्यों मारा। अब जैसे ये आवाज़ यहाँ पे चेन सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और पीछे घूमकर देखता है कि आखिर ये जो चीज़ें किसने बोली है। तो हम देखते हैं पीछे की ओर एक बहुत ही जो खतरनाक कल्टीवेटर ज़ॉम्बी होता है वो खड़ा होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज वो कर रहा होता है और दिखने के अंदर ये जो ज़ॉम्बीज़ है उसी प्रकार का दिख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि अभी जिस ज़ॉम्बी को यहाँ पे चेन ने मारा होता है वो इसका बेटा होता है। और उस ज़ॉम्बी का जो ऑरा होता है इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उसके सामने जो चेन है वो खड़े रहने में भी थोड़ा हेजिटेट वो कर पा रहा होता है और वो सोचता है कि आखिरकार इस ज़ॉम्बी का लेवल क्या है, आखिरकार में इसकी जो प्रेजेंस है उसको भी सेंस है वो नहीं कर पाया। फिर वो उसकी कॉस्ट्यूम और ड्रेस वगैरह वो देखते हुए जज करता है कि अगर मैं इसकी ड्रेस को जज करते हुए बोलूँ तो मुझे लगता है ये जो सन सेक्ट है उसका सेक्ट मास्टर है वो हो सकता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये जो सेक्ट मास्टर है और अभी जिस ज़ॉम्बी को मैंने मारा वो इसका सन है, तो वो यंग मास्टर हुआ, यानी ये जो ज़ॉम्बी है बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर होना चाहिए। अब मुझे सारी बातें वो समझ में आ रही है कि जो सन सेक्ट है उसकी जो ये सीक्रेट टेक्निक है वो उसे कैसे आती थी। और इधर हम देखते हैं उस सेक्ट लीडर ज़ॉम्बी को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और फिर से क्वेश्चन पूछता है आखिरकार तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा। और अपना जो खतरनाक ऑरा होता है वो यहाँ पे चेन की तरफ रिलीज करता है, जिसे देख करके जो चेन है एक पल के लिए डर जाता है। तभी जो चेन है वो रियलाइज करता है और बोलता है रुको एक सेकंड, आखिरकार एक जो ज़ॉम्बी है वो बोल कैसे सकता है। और हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होता है किसी प्रकार का जो है ना अटैक है वो प्रिपेयर करता है और वो सामने की ओर कर देता है और बोलता है मरो अब, तुमने मेरे सेक्ट के अंदर आने की हिम्मत की वो बिना मेरी परमिशन के और मेरे बच्चे को भी मार डाला, अब तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम भी मरोगे। और हम देखते हैं कि वो अटैक एकदम चेन के पास में आ जाता है और वो चेन को पीछे की ओर धकेल देता है। तभी जो चेन है वो बोलता है कि ये जो फीमेल ज़ॉम्बी है वो अनबिलीवेबल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता है कि मैं इसका सामना वो कर पाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे अपनी जो सीक्रेट टेक्निक है यानी भागने की, ये बेटर होगा कि मैं यहाँ से भाग कर ही निकल जाऊँ, वरना मैं इसका सामना वो नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने सामना करने के बारे में सोचा तो मेरा मौत यहाँ पे इंतजार है वो कर रही होगी। और हम देखते हैं कि वो फीमेल ज़ॉम्बी पीछे से अटैक करते हुए बोलती है कि मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दो, और एक प्लान टाइम का अटैक है वो यहाँ पे कर देती है। जो चेन है इसे नोटिस कर लेता है और वो बोलता है कि शिट शिट शिट, ये अटैक तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैंने इसका सामना नहीं किया तो मेरी यहाँ पे डेड है वो हो सकती है। तो उसने भी जो अभी है ना टेक्निक सीखी होती है उसका यूज करते हुए उसे डिफेंस है वो कर लेता है। लेकिन वो जो अटैक होता है इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जिसके प्रेशर के कारण जो चेन है वो फिर से हवा के अंदर जंप है वो कर जाता है। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल ज़ॉम्बी सेक्ट लीडर होती है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होती है और बोलती है कि आखिरकार इसे हमारी जो क्लेन की सीक्रेट टेक्निक है सन प्ला उसके बारे में कैसे पता। और हमें पता चलता है कि इस ज़ॉम्बी के पास वाकई में अभी भी इंटेलिजेंस है वो मौजूद है। लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे जो चेन है थोड़ी दूरी पे आ जाता है और वो सोचता है मैं वाकई बहुत ज़्यादा लकी था कि मैंने जो सन प्ला टेक्निक है वो सीख ली, अगर मैंने वो नहीं सीखी होती तो इस अटैक से मैं बच नहीं पाता और अभी ऑन द स्पॉट मारा जाता। लेकिन अब इस मौके का फ़ायदा उठा करके मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मुझे वापस अपने सेक्ट के अंदर लौटना होगा। और हम देखते हैं कि वो यहाँ से ज़ॉम्बी से और ज़्यादा पंगे लेने की जगह वहाँ से बच निकलने का रास्ता है वो चुनता है और वहाँ से कूदते हुए वापस वो जाने लगता है। और वापस अपने क्लेन की तरफ जाते हुए यहाँ पे जो चेन है वो मन के अंदर सोचता है कि 100 साल पहले जो ज़ॉम्बी वायरस है वो फैला था और बहुत सारे जो कल्टीवेटर है इस चीज़ से इन्फेक्टेड है वो हो गए थे और ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। और तब से जो ये वर्ल्ड है वो अपोक्लिप्स के एरा के अंदर है और अपोक्लिप्स को फेस है वो कर रहा है। लेकिन जो सामान्य तौर पर जो ज़ॉम्बी थे वो किसी और बंदे को देखते हैं तो सबसे पहले उसे मारते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस है वो नहीं होती और वो सीधा अटैक करने के लिए बढ़ जाती हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जो ज़ॉम्बीज है वो बात कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि समय के साथ धीरे धीरे ये अपनी इंटेलिजेंस है उसे हासिल है वो करते जा रहे हैं, मतलब इनके पास धीरे धीरे बुद्धि है वो आती जा रही है। और ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इधर हमारा जो सीन होता है वो फीमेल लीडर सेक्ट की जो ज़ॉम्बी होता है उसमें शिफ्ट होता है और वहाँ पर भी धुएं हैं वो हटने लगता है। धुआं हटने के बाद में जो फीमेल ज़ॉम्बी होती है वो बोलती है कि तुम मेरे हाथों से बच करके वो नहीं जा सकते, जितने भी इम्मॉर्टल रीजन सेक्ट है वो सभी धूल के अंदर मिल जाएंगे और हम जो ज़ॉम्बीज़ हैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर टेक ओवर है वो कर लेंगे। और इधर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो चेन का घर होता है वहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं यूना को, चेन की सिस्टर को, और वहाँ पे कुछ बंदे वो आए होते हैं और ये और कोई नहीं ली और उसके साथ के बंदे होते हैं। तभी जो ली है वो है ना उसकी सिस्टर को, यूना को देखते हुए बोलता है वाकई में यार तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी ली का एक जो साथी होता है वो बोलता है सीनियर ब्रदर ली, जो चेन है वो मारा जा चुका है, इसका मतलब आपको यहाँ पे रोकने वाला कोई भी नहीं है, अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं जो यूना है उसके साथ। अब ये सुनने के बाद में यहाँ पे जो ली है वो भी एक ईवल हंसी और क्रीपी हंसी है वो हंसता है और वो यूना के गाल को टच करते हुए बोलता है कि हाँ इसने अपने जो सिक्स सेंस है, अपने जो कॉन्सिक्वेंस है वो खो दी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ ही फाइन है क्योंकि इस प्रकार का जो नया एक्सपीरियंस है वो मैं हासिल करूँगा, वो भी तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो यूना है उसके जो सिक्स सेंस है वो काम नहीं करते, मतलब वो एक जिंदा लाश की तरह है।
तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है कि तुम अपने जो गंदे हाथ है वो उससे हटा लो। ये सुनते ही सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। हम देखते हैं ये और कोई नहीं जो चेन है वो घर पे आ चुका होता है। वो बोलता है कि तुम दोनों लोग मेरी जो सिस्टर है उससे दूर हट जाओ, वरना तुम्हारे लिए जो अंजाम है वो अच्छा नहीं होगा। और चेन को यहाँ पे जिंदा देख करके वो सभी लोग सरप्राइज होते हैं कि आखिर ये जो चेन है ना, आखिर ये सही सलामत है, वो कैसे हो सकता है, क्या तुम मरे नहीं थे? तभी जो दूसरा बंदा है वो बोलता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, अगर ये नीचे मरा नहीं तो नीचे ज़ॉम्बीज़ भी थे, वो तो इन्हें मार देने चाहिए थे। तभी जो चेन है वो बोलता है कि आखिर तुम जैसे जो जानवर है वही अभी तक नहीं मरे, तो मैं पहले तुम लोगों से कैसे मर सकता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ली का एक सबॉर्डिनेट होता है वो बोलता है मुझे तो एक जो चीज़ है वो समझ में नहीं आ रही, जो चेन है उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, फिर भी वो इतनी पहाड़ी से ऊपर गिरने के बाद में भी बच गया। चलो ये बात तो समझ में आती है, किसी प्रकार से वो बच गया होगा, लेकिन जो सनसेट था उस वो पूरा ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है, वो आखिर वहाँ से जिंदा बच करके कैसे आया। ये सुनने के बाद में जो ली होता है वो बोलता है ये चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसने गिरना तो अवॉइड कर लिया होगा, लेकिन ये ज़ॉम्बियों से बच कर कैसे आया, ये चीज़ ही बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। तभी हम देखते हैं पीछे से जो ली होता है वो बोलता है तुम लोग इतना ज़्यादा पैनिक वो क्यों कर रहे हो, कि चलो माना कि वो नहीं मरा होगा, लेकिन अब वो यहाँ पे आ गया है तो वो क्या ही कर सकता है। क्योंकि हम देखते हैं वो 3 होते हैं क्वांटिटी के अंदर, संख्या के अंदर, और यहाँ पे जो चेन अकेला होता है और उसका कल्टीवेशन भी लो होता है। तो जो ली होता है वो हंसते हुए बोलता है चेन चुपचाप जो तुम्हारी सिस्टर है उसे मुझे हैंड ओवर कर दो, और मैं तुम्हें एकदम शांति प्रिय मौत है वो दूंगा, वरना जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है वो हो सकते हैं। आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो हम देखते हैं जो चेन होता है सबसे पहले अपनी जो सोड होता है उसे निकाल लेता है और बोलता है ली मुझे लगता है कि आज वो दिन है जब तुम मरोगे, वो भी मेरे हाथों से। अब ये सुनने के बाद में जो ली का सबऑर्डिनेट होता है वो बोलता है सीनियर बदल ली, मुझे लगता है मुझे इस बंदे को पहले टेक डाउन है वो कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बात है वो नहीं मार रहा। और उसे लगा होता है कि भाई जो यहाँ पे चेन है वो कमज़ोर है तो वो अकेला इसे देख लेगा, तो वो आगे की ओर उसे मारने के लिए बढ़ जाता है, और वो अपनी किसी स्किल का भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है कि मैं इसे तो ऐसे ही मार डालूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो चेन होता है पहले वाला चेन नहीं रहता, वो अपनी सोड का यूज़ करते हुए उसकी गर्दन के ऊपर एक गहरा घाव डाल करके उसे ऑन द स्पॉट ही मार देता है, और जिसके बारे में जो ली का सबऑर्डिनेट होता है उसे भी पता नहीं चला होता है। अब ये देख करके जो बाकी दोनों लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं कि आखिरकार इस कमज़ोर चेन ने एक अटैक के अंदर हमारे जो बंदे हैं उसे कैसे मार डाला। और इधर हम ली को देखते हैं वो गुस्से के साथ बोलता है कि चेन आखिरकार तुम्हारी जो हिम्मत है वो कैसे हुई मेरे एक बंदे को मारने की। फिर ली यहाँ पे ना इवल हंसते हुए बोलता है चलो ये अच्छी बात है, अब ये जो चीज़ है वो रीजनेबल बन जाएगी कि आखिरकार मैं तुम्हें क्यों मार रहा था, वरना मुझे एक किसी बहाने को ढूंढना पड़ता कि मैंने है ना तुम्हें क्यों मारा, और मुझे मेरे लिए जो प्रॉब्लम्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन अब तुमने मुझे है ना तुम्हें मारने का एक रीज़न है वो दे दिया है। तभी हम देखते हैं जो सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, आपने जो है ना इमोर्टल सेक्ट है उसके एक कॉमन डिसिप्लिन है उसे मारा है, तो आप इनमें से क्या एस्ट्रैक्ट है वो करना चाहेंगे, पहला कल्टीवेशन लेवल, दूसरा मार्शल आर्ट टेक्निक, तीसरा आइटम। तो हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद में जो चैन है वो सोचने लग जाता है कि ये बंदा सेट के अंदर कोई खास बंदा नहीं था, बस जो ली है उसके नीचे ही काम करने वाला छोटा मोटा मामूली बंदा था, तो इसके पास कोई प्रॉपर या बढ़िया कल्टीवेशन टेक्निक है या कोई मार्शल आर्ट टेक्निक है वो तो बढ़िया नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और ना ही इसके पास कोई अच्छा आइटम होना चाहिए। तो मुझे लगता है मुझे इसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो लेना चाहिए। तो वो एक नंबर क्लिक करके जो कल्टीवेशन लेवल होता है उसे ऑब्जर्व करने लगता है, और ऑब्जर्व करने के बाद में उसकी जो ताकत होती है उसमें थोड़ा सा इंप्रूव है वो हुआ होता है। तभी जो ली है वो बोलता है कि आखिर तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, उस बंदे को मार गिराओ और जो स्लीपिंग ब्यूटी है फिर मेरी होगी। हम देखते हैं वो दोनों बंदे बोलते हैं एक साथ चलो, और एक साथ मिलकर के इसके ऊपर अटैक करते हैं, फिर ये हमारा सामना है वो नहीं कर पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चेन होता है एक स्लेज के अंदर दोनों लोगों को उड़ा देता है वहाँ से, और वो बोलता है वाकई में तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ओवर एस्टिमेट है वो कर दिया है अपने एनिमी को, जिसके कारण तुम्हारी ये हालत है वो हुई है। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो एक बंदा जो घायल होता है वो बोलता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, जो चेन आखिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कब से हो गया, वो कब क्यूआई स्टेज के पहले स्टेज पे पहुंच गया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ली है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है तुम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा यूजलेस हो, मुझे लगता है कि अब इस चीज़ को मुझे मेरे हाथों से ही हैंडल है वो करना होगा। फिर हम देखते हैं ली एक पोज वो बनाता है अटैक करने के लिए तैयार होते हुए बोलता है चेन मुझे लगता है तुम जैसे कचरे के टुकड़े को भी मुझे अपने हाथों से है ना डील है वो करना होगा। वाकई में ये जानकर कि मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि तुम कितने ज़्यादा बोल्ड हो कि तुम मेरे अगेंस्ट है वो खड़े हुए हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चेन है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारे खिलाफ खड़ा होना कोई बड़ी बात थोड़ा है, तुम भी तो एक कचरे के पीस ही हो, ज़्यादा अब है ना बकबक तो करो मत और आओ मेरे पे अटैक करो, और मैं तुम्हें चुटकियों के अंदर क्रश है वो कर दूंगा और मेरी जो असली पावर है वो तुम्हें दिखाता हूँ। और हम देखते हैं जो ली होता है चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि रेडिकुलस तुम बास्टर कहेंगे, आज ना तो तुम और ना ही तुम्हारी सिस्टर जिंदा है वो बचने वाले हो, आज तुम दोनों को ही मैं फिनिश है वो कर डालूंगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपने सोर्ड का यूज़ करते हुए जो चेन है उस पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ है वो हो जाती है, क्योंकि जो चेन की सोर्ड है वो 3 टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो जाती है, मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक अटैक चेन ने किया होता है। फिर जो ली है वो बोलता है पलटते हुए कि तुम्हें पता होना चाहिए मैं सेक्ट का एक आउटर डिसिप्लिन हूँ, तुम्हारी तरह है ना इस सेक्ट का कोई
सर्वेंट नहीं हूँ। तो मुझ में और तुम में है ना बहुत सारा जो डिफरेंस है वो होना चाहिए। तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए, मैं तुम्हें कभी भी कहीं पर भी और किसी भी समय मार सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो चेन होता है अपनी स्वॉर्ड को नीचे डाल देता है और फिर बाद में वो भी अपनी जो नई सीक्रेट स्किल सीखी होती है उसका यूज़ करने लगता है और उसका पूरा शरीर एकदम जो फायर होती है उससे गिर जाता है, क्योंकि वो सन फायर प्लाम है उसका यूज़ यहाँ पे करने वाला है। अब इस चीज़ को देखते ही जो ली होता है वो पहचान जाता है और वो बोलता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास ये जो टेक्निक है वो कैसे आई। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चेन है वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम जैसे कि मुझे पहले वो नहीं मार पाए शुरुआत के अंदर ही, तो आकर अब मुझे वो क्या ही मार पाओगे। और फिर हम देखते हैं जो चेन होता है ली के ऊपर अपनी फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और जो जिसे है ना जो ली भी है वो डिफेंस नहीं कर पा रहा होता है और वो अटैक इतना ज़्यादा फास्ट आया होता है। और हम देखते हैं एक अटैक के बाद में जो ली होता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो दूर जाकर ही गिरता है और वो अपने आप को ढंग से संभाल नहीं पा रहा होता है और वो पीछे प्रेशर के कारण और भी ज़्यादा जाकर के जो दीवार होती है उससे टकराता है। और ये जो है ना अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि इंटरनल जो चोट है वो भी लग जाती है यहाँ पे ली को और उसके अंदर से है ना ब्लड वो निकलने लगता है और उसे अभी भी विश्वास है वो नहीं हो रहा कि जो चेन है इस प्रकार का अटैक वो कैसे कर सकता है। और वो चेन से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें है ना ये जो सीक्रेट टेक्निक है सन क्लैन की उसके बारे में कैसे पता। और इधर हम देखते हैं जो चेन होता है उसके कोई भी यूजलेस सवाल होते हैं उनका जवाब देने के मूड में नहीं होता और वो अपनी जो दूसरी स्वॉर्ड होता है उसे निकाल करके जो ली है उसके गर्दन के ऊपर रख लेता है और वो बोलता है कि यही तुम्हारा एंड है। अब ये सुनने के बाद में जो ली होता है वो बोलता है नहीं 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 नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें नहीं पता क्या, मैं सेक्ट का एक आउटर डिसिप्लिन हूँ और मेरा जो बड़ा भाई है वो इस सेक्ट का इनर डिसिप्लिन है, इसलिए तुम मुझे यहाँ पे नहीं मार सकते। और वो मौका देख करके यहाँ से भागने के बारे में सोचता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो चेन होता है यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं बरतता और उसके पीछे स्लेक्स से अटैक करते हुए उसे वहीं पे मार देता है। और हम देखते हैं जो ली होता है उसका यहाँ पे पूरी तरह से खात्मा है वो हो जाता है और वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और पीछे से जो चेन है वो बड़ी डार्क लुक देते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले बोला था कि आज तुम्हारी मौत का दिन है, मौत का। और इसी सीन के साथ ये जो ली है उसका किस्सा यहीं पे ख़त्म है वो हो जाता है। अब ये जो सारा नज़ारा है वो जो ली के अंडरलिंग्स होते हैं वो भी देख रहे होते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि आखिरकार चेन ने जो ली है उसे कैसे मार डाला और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जो सीनियर ब्रदर है उसे मारने की, तुम आखिरकार हमारे सीनियर ब्रदर को मार के सकते हो। इसी प्रकार से वो आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। तभी जो चेन है वो उन्हें रियलाइज़ है वो कराता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ पर खड़ा रह करके किसी प्रकार की बहस या नॉनसेंस बातें हैं वो नहीं करता। मैं यहाँ पर अपनी जो जान है उसे बचाने के ऊपर ध्यान देता और सबसे पहले यहाँ से भाग करके जाता। अब ये बात सुनने के बाद में जो भी ली के अंडरलिंग्स होते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है, तो सभी लोग वहाँ से ना अपनी जान बचाने के लिए भागने वो लगते हैं। और हम देखते हैं कि जो चेन होता है वो बोलता है लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, तुम्हें यहाँ से भागना ही था तो तुम्हें पहले ही भाग जाना चाहिए था। और हम देखते हैं कि वो तीनों अभी भी काफ़ी दूर तक भाग चुके होते हैं और वो बोलते हैं प्लीज़ हमें छोड़ दो, हम इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे और ये हमारी गलती थी। लेकिन हम देखते हैं कि जो चेन होता है इस प्रकार की लापरवाही नहीं बरते कि आज अपने एनिमी को छोड़ दे और कल आकर के वो फिर से इसके ऊपर अटैक कर दे। तो वो आगे जा करके उन तीनों ही बंदों का काम तमाम वो कर देता है। फिर हम देखते हैं जो चेन होता है अपनी सिस्टर के पास आता है। अब जो चेन की सिस्टर है उसका नाम होता है चेन यूना, लेकिन वो प्यार से इसे ना याओ या यायो है वो बुलाता है, तो अपने भी इसे बीच बीच में याओ है वो बुला देंगे। तो जो चेन है वो बोलता है याओ अब सब कुछ ठीक है, वो हो चुका है, मैंने उन सभी बंदों से है ना अपना बदला है वो ले लिया है, अब वो तुम्हें फिर से छूने की हिम्मत वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं उसकी जो बहन होती है किसी प्रकार का कोई भी इमोशन या फिर किसी प्रकार की कोई भी हरकत है वो नहीं करती है। ये देख करके तो एक पल के लिए जो चेन है वो भी सेंटिमेंट के अंदर आ जाता है और इमोशन के अंदर वो भी अपनी सिस्टर के लिए चिंता है वो करने लगता है। और वो फिर उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम्हें ना किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पक्का एक ऐसा तरीका ढूंढ लूँगा जिससे कि तुम हील है वो हो पाओ। और वो सोचता है कि अब मुझे जा करके इन लोगों के अंदर से जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है वो कर लेनी चाहिए। और कुछ समय बाद में जा करके वो सभी लोगों से एक्सट्रैक्शन कर लेता है, सिर्फ जो ली है उसकी बॉडी को छोड़ करके। और यहाँ पे चेन ली की बॉडी के पास आता है और बोलता है कि मैंने सभी का जो कल्टीवेशन लेवल है वो तो पहले ही ले लिया है, अब मुझे सिर्फ जो ली है उसकी जो बॉडी रही है वो बाकी रही है, उसका मैंने अभी तक कुछ भी है वो नहीं लिया। आखिरकार मैंने जो यहाँ पे ली को डिफेंड वो किया है वो एक आउटर डिसिपल है, वो भी इमोर्टल सेक्ट का, और इसने कहा कि इसका जो ब्रदर है वो इनर सेक्ट के अंदर है। तो मुझे लगता है कि मुझे सोच समझ करके ना यहाँ पे एक्सट्रैक्शन है वो करना होगा। तभी जो सिस्टम है उसे है ना 3 ऑप्शन दे देता है, पहला कि भाई कल्टीवेशन लेवल लोगे, दूसरा मार्शल आर्ट टेक्निक लोगे, तीसरा इस बंदे की मेमोरी लोगे। तो यहाँ पे जो है ना चेन है वो सोचता है कि जो ली है वो आउटर डिसिप्लिन तो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि उसका जो ब्रदर है वो इनर डिसिप्लिन है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और भविष्य
में मुझे उससे कभी ना कभी तो लिपटना ही होगा, क्योंकि कभी ना कभी तो किसी ना किसी को तो ये पता चल ही जाएगा जो ली है उसका काम तमाम मैंने किया है, और लोग जब ये डिस्कवर कर लेंगे तो पक्का मुझसे है ना बदला लेने के लिए आएगा। लेकिन अगर मुझे मेरे एनिमी के बारे में पहले से पता होगा तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मुझे इस चीज़ से हो सकती है। तो फिर वो सिस्टम को बोल देता है कि मैं जो 3 नंबर मेमोरी है वो चुनता हूँ, और वो सारी की सारी जो मेमोरी होती है यहाँ पे चेन के माइंड के अंदर आने लगती है, और सारी की सारी मेमोरी ऑब्जर्व करने के बाद में जो चेन है वो एक नतीजे पर पहुंच जाता है कि जो ली है उसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग मुझे ना जो भी चीज़ें पता चली है कि ये ली बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल बंदा था, बहुत ज़्यादा बेकार गया गुजरा बंदा था, ये डिजर्व ही नहीं करता था जिंदा रहना। ये तो अच्छा किया मैंने इसे जान से वो मार दिया। और हम देखते हैं इधर जो चेंग होता है अपनी जो कल्टीवेशन होती है उसे स्टेबल वो कर रहा होता है, और मन में सोचता है कि कल मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी जो ब्रेक थ्रू है वो कर लिया था, इसलिए मेरी जो फाउंडेशन है वो अनस्टेबल हो गई थी। चलो ये अच्छा हुआ कि मैंने पूरी रात रिफाइन करके अपनी जो फाउंडेशन स्टेबल है उसे कर लिया है, ये वाकई में सही रहा, वरना मेरी जो पावर है वो इतने लंबे समय तक फिर से अनस्टेबल है वो हो जाती। फिर हम देखते हैं यहाँ से जो चेन है वो उठता है और अपनी सिस्टर के पास हंसता है और बोलता है चलो यहाँ पे देखते हैं जो मेरी सिस्टर है उसकी कंडीशन कैसी है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो चेन है अपनी सिस्टर की जो बाजू होती है उसे ऊपर करता है, तो वहाँ पे किसी प्रकार का हमें पॉइजन है वो नजर आया होता है जो कि है ना धीरे धीरे फैल रहा होता है। ये देख करके जो चेन है वो बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है, ये जो ज़ॉम्बीज़ का पॉइजन है अभी और ज़्यादा तेज गति से है वो नहीं बढ़ रहा है, अभी तक जैसा है वैसा ही है। फिर जो चेन होता है वो हमें थोड़ी फ्लैशबैक की जो मेमोरी उसके बारे में बताता है कि मैं और मेरी जो बहन है दोनों ही अनाथ हैं, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी पहले ही मारे गए थे जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। तो जब जैसे ये जो ज़ॉम्बीज़ है वो स्प्रेड होना शुरू हुए इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर, तो हमारे पास कोई भी है ना जो जगह है या कोई भी चॉइस है वो नहीं रही। तो हम लोग यहाँ पे जो इमोर्टल सेक्ट है उसके अंदर आ गए अपने आप को सर्वाइवर है वो कराने के लिए। लेकिन जैसे ही हम लोग आ रहे थे तो रास्ते के अंदर हमारे ऊपर जो ज़ॉम्बीज़ है उन्होंने अटैक कर लिया, और जो बाजू होती है मेरी सिस्टर की वहाँ पे एक ज़ॉम्बी ने बाइट है वो कर लिया। हम लोग वाकई इस मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी थे कि हम लोग लकीली वहाँ से एस्केप वो कर पाए। और लेकिन मेरी जो सिस्टर है उसके बाद में ना इस प्रकार की हालत है वो हो चुकी है जो कि ना किसी प्रकार की कोई भी मूवमेंट कोई भी सेंस वगैरह है वो रिएक्ट वो नहीं करती। लेकिन फिर भी इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो ज़ॉम्बी पॉइजन है वो और ज़्यादा नहीं फैला, और मेरी जो सिस्टर है वो ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट है वो नहीं हुई। चलो मेरे पास अभी भी एक चांस है कि मैं अपनी सिस्टर को बचा सकता हूँ, और मैं डेफिनेटली एक ऐसा तरीका है वो ढूंढूंगा जिससे कि ये जो ज़ॉम्बी पॉइजन है वो फैला है उससे मैं अपनी सिस्टर को क्योर है वो कर सकूँ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई बंदा यहाँ पे चेन को आवाज़ है वो लगाता है, और हम देखते हैं कि चेन भी बाहर जाता है और उस बंदे को पहचान जाता है और बोलता है सीनियर ब्रदर हुआन आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि एक बड़ी एटीट्यूड वाला बंदा होता है और थोड़ा सीनियर भी लग रहा होता है। वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे लगता है तुम भूल गए आज कौन सा दिन है, आज जो 4th एल्डर है वो मेडिसिन है वो बनाने जा रहे हैं, तुम्हें पता नहीं आज क्या करना है। तो हम देखते हैं कि जो चेन होता है वो बोलता है अरे अरे सीनियर ब्रदर आप क्या बात कर रहे हैं यार, मैं इतने इंपॉर्टेंट इनको कैसे बोल सकता हूँ, मैं तो बस आ ही रहा था, आप मुझसे पहले आगे उस बात इतनी है। तो ये सुनने के बाद में जो हुआ है वो बोलता है कि बस ठीक है तुम ज़्यादा बहानेबाजी है वो मत करो, लेकिन हम लोग लेट हो रहे हैं तो फटाफट मेरे पीछे आओ, क्योंकि अगर हम लोग लेट हो गए तो जो हमारी 4th एल्डर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे तुम्हारे ऊपर। और हम देखते हैं जो चेन होता है आगे बढ़ते हुए मन के अंदर सोचता है कि जो 4th एल्डर है उन्हें चार्ज बनाया गया है जहाँ पे पिल वगैरह बनाई जाती है, मतलब जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका यूज करते हुए उन्हें पिल है वो बनानी होती है। और जब मैं पहली बार इस सेट के अंदर आया था इमोटो सेट के अंदर, तो जो 4th एल्डर थे उन्होंने कहा था कि मेरा जो एप्टीट्यूड है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी टैलेंट नहीं है कल्टीवेशन के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया इस सेक्ट के अंदर रहने के लिए। लेकिन लास्ट में मैंने दया की भीख मांगी, उनके पैरों में गिर गया, तब जो 4थे एल्डर है उन्होंने मुझे ना एग्री कर दिया यहाँ पे रहने के लिए, लेकिन एक सर्वेंट की तरह मुझे ना वो सारे काम है वो करने पड़ेंगे जो मुझे 4th एल्डर वो कहेंगे। और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो जो भी पिल बनाएंगे तो उसके अंदर एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट के रूप में मुझे यूज है वो लिया जाएगा, और जैसा कि मुझे एक सब्जेक्ट है वो बना दिया गया है तो मुझे वो हर एक पिल खा करके पता लगाना होगा कि ये पिल कैसी बनी है जो भी 4th एल्डर है वो बनाएंगे, और यही मेरा काम है। हाँ ये बात भी सच है जो पिल बनती है वो हमेशा अच्छी नहीं बनती, कई बार उनके अंदर बहुत ही जहरीले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, उनका काफ़ी साइड इफेक्ट होता है, और कई बार तो मुझे ना दस्त भी है वो लगने लग गए थे, मेरी इम्यूनिटी सिस्टम भी कई बार इसके लिए ख़राब हो जाती है जब भी मैं इसे ट्राई करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि फाइनली वो जो 4th एल्डर होते हैं उनके पास पहुँच जाते हैं, और जो हुआंग है वो बोलता है 4th एल्डर हम लोग यहाँ पे आ गए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चेन होता है वो भी 4th एल्डर को ग्रीट करता है कि मेरा नमस्कार 4th एल्डर। तभी हम देखते हैं जो 4th एल्डर होते हैं वो बोलते हैं चेन आखिरकार तुम आए गए, आज आखिरकार तुमने ना काफ़ी टाइम लगा दिया आने में, चलो कुछ देर और इंतजार करो, और तुम्हें देखने से लग रहा है जो तुम्हारा ओरा है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो गया है, लगता है जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो थोड़ी बहुत इंप्रूव है वो हुई है। तो ये सुनने के बाद में जो चेंग है वो हंसते बोलता है नहीं 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 4th एल्डर ऐसी वैसी कोई बात नहीं, ये सारा कुछ ना मेरे कारण से नहीं हुआ, आपके कारण से हुआ, आपने मुझे जो गाइडेंस दी है उसके कारण मेरा थोड़ा बहुत जो प्रोग्रेस है वो कर ली है। अब ये सुनने के बाद में जो 4th एल्डर है वो बोलते हैं कि
कि आजकल रिसेंटली डे के अंदर मैंने एक जो फॉर्मेशन है वो प्राप्त की है नई रेसिपी पिल की, और मैं उसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए बहुत सारी जो हर्ब है उनका यूज़ करते हुए उसे रिफाइन वो कर रहा हूँ और पिल बनाने की कोशिश वो कर रहा हूँ। और हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े फर्नेस के अंदर वो पिल है वो बन रही होती है और कंप्लीट होने की आवाज़ आ जाती है। ये देख करके तो यहाँ पे फोर्थ एल्डर काफ़ी ज़्यादा खुश जाते हैं और बोलते हैं ये कंप्लीट हो गया। और हम देखते हैं कि वो फर्नेस खुलता है और उसके खुलने के बाद में उसके अंदर से पिल है वो बाहर आती है, जिसे देख करके यहाँ पे जो फोर्थ एल्डर है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं नहीं 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 ये नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि ये जो पिल होती है वो फिर से ख़राब हो चुकी होती है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पदार्थ है, ऐसा लगता है कि है, और उसके अंदर बहुत ही भयानक जो बदबू है, स्मेल है वो भी निकल रही होती है। इसे देख करके फोर्थ एल्डर बोलता है कि नहीं नहीं यार मैं फिर से फेल हो गया, वाकई में यार इस प्रकार की जो यूजलेस पिल है आखिरकार मैं इसका यूज़ करूँ तो करूँ क्या, आखिरकार मैंने कहाँ पे और कौन सी जो प्रोसेस है वो गलत कर दी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि इस स्मेल के कारण जो चैन है उसके नाक के बाल जलने लगते हैं और बोलता है वाकई में ये जो पिल है बहुत ज़्यादा टेरेबल है, इसकी स्मेल तो सबसे ज़्यादा बुरी है आज तक जितनी पिल मैंने कंज्यूम है वो की है। फिर हम देखते हैं जो फोर्थ एल्डर होता है उन पिलों को है ना चैन को देता है ताकि इन्हें कंज्यूम करने के लिए, और जो चैन है उन मेडिसिन को देख करके काफ़ी ज़्यादा बुरा जो चेहरा है वो बना रहा होता है। और वो यहाँ पे है ना फोर्थ एल्डर को पूछता है फोर्थ एल्डर आप सीरियस हैं, क्योंकि ये जो पिल है देखने में बहुत ज़्यादा टेरेबल है वो लग रही है। तो ये सुनने के बाद में जो फोर्थ एल्डर है बिना किसी हेजिटेशन के बोलते हैं क्या आएगा तुम्हें क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पे टेस्ट सब्जेक्ट हो, तुम्हें हर चीज़ है ना यहाँ पे टेस्ट करके देखनी होगी चाहे वो फेल ही प्रोडक्ट है वो क्यों ना हो। और हम देखते हैं कि जो यहाँ पे चैन है उसे खाने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन इसकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा बेकार होती है कि यहाँ पे जो चैन है वो ढंग से सांस भी है वो नहीं ले पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो हुआंग है वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक जो पिल टेस्टर होता है वो है ना इस प्रकार का जो क्रिएशन है या फिर इस प्रकार का जो रिएक्शन है वो कैसे दे सकता है। तो हम देखते हैं जो फोर्थ एल्डर होता है वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी किसी प्रकार की नॉनसेंस बातें वो नहीं सुननी चाहिए, पिल कैसी भी हो तुम्हें इन्हें कंज्यूम है वो करनी होगी। और अब ये सुनने के बाद में जो चेन होता है उसकी सारी उम्मीदें वो मर जाती है और मन के अंदर वो सोचता है कि मैं रेयरली है ना इस प्रकार की फेल जो पिल है उन्हें पहले कंज्यूम है वो की है। जब भी मैं पहले फेलियर जो भी पिल थी उन्हें कंज्यूम किया करता था तो उनकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो नहीं हुआ करती थी जितनी कि आज की है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर पक्का कोई ना कोई डेडली पॉइजन है वो हो सकता है जिसके कारण हो सकता है मैं मारा जाऊँ। मुझे लगता है मुझे इसे कंज्यूम है वो नहीं करना चाहिए। तभी जो सिस्टम है उसका नोटिफिकेशन आता है कि क्या आप है ना इन पिल के अंदर से जो फेल हो चुकी है जो एक्सट्रैक्शन है वो करना चाहते हैं। तो सिस्टम उसे दो ऑप्शन देता है, एक तो जो पिल है उसका टॉक्सिक यानी जो जहर, दूसरा जो पिल का एसेंस है। सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद में यहाँ पे जो चैन है अपने दिमाग के जो घोड़े हैं वो दौड़ने लगता है और वो सोचता है कि अगर मैं पिल के जो जहर है या टॉक्सिक पदार्थ है उन्हें एक्सट्रैक्ट है वो कर लेता हूँ तो इसका मतलब तो ये नहीं हो जाएगा क्या जो भी इसके अंदर टॉक्सिक मात्रा होगी या टॉक्सिक चीज़ें होंगी वो निकल जाएगी और जो ये पिल होगी वो एकदम प्योरीफाई हो जाएगी, जैसे कंज्यूम करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है वो नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें वही बचेगी और इसे है ना कंज्यूम करने के बाद मैं भी सेफ रहूँगा और ये ना पॉइजन है वो नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं पीछे से यहाँ पे जो हुआंग है वो बोलता है कि यार तुम इतना समय वो क्यों लगा रहे हो, जल्दी से इसे कंज्यूम है वो कर लो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चेंग वो सिस्टम को बोल देता है कि मैं पहला नंबर ऑप्शन चुनता हूँ कि इनमें से जो भी पॉइजन है वो एक्सट्रैक्ट कर लो। तो हम देखते हैं जो सिस्टम होता है ये पॉइजन एक्सट्रैक्ट कर लेता है और साथ साथ में जो सिस्टम का स्पेस होता है उसके अंदर इसे स्टोर है वो कर लेता है, मतलब जो पॉइजन का जहर है उसने स्टोर है वो कर लिया है, यहाँ पे सीधा जो चेन है उसकी बॉडी में नहीं डाला है। अब जो पिल का पॉइजन है वो निकल जाता है तो चेन भी बड़ी आराम से इन पिलों को कंज्यूम है वो कर लेता है। कंज्यूम करने के बाद में उसके अंदर एनर्जी की इंक्रीमेंट आती है, ये अब उसकी हल्की सी जो पावर है वो बढ़ती है। तो वो सोचता है लगता है ये जो पिल है इनके अंदर से पॉइजन पदार्थ वो निकालने के बाद इनकी जो पावर बची थी उसके कारण मुझे भी थोड़ा सा इफेक्ट है वो पावरफुल का मिल गया है और जो मेरी फिजिक्स बॉडी है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस है वो गई है। मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा गर्माहट और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाली जो फीलिंग है वो आ रही है, ये चीज़ तो वाकई बहुत ज़्यादा ग्रेट है। तभी जो फोर्थ एल्डर है पिल के ना निकले जाने के बाद में बोलते हैं क्या तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद में जो चेंग होता है वो बोलता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं तो ऐसा लग रहा है सातवें आसमान में उड़ूं, वाकई में ये जो पिल है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। अब ये सुनने के बाद में जो फोर्थ एल्डर होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये जो चेन नाम का बंदा है ये कहीं पागल तो नहीं हो गया, इसका जो दिमाग है वो तो नहीं खिसक गया मेरी पिल के कारण। फिर हम देखते हैं जो हुआंग है वो फोर्थ एल्डर के पास आता है और बोलता है कि एल्डर मुझे लगता है कि जो फेल्ड पिल इसने खाई थी इसके कारण इसने अपना जो दिमाग है वो लॉस्ट कर लिया है, इसीलिए इस प्रकार की बातें वो कर रहा है। तो जो एल्डर है वो बोलते हैं जाओ जाकर के इसे टेस्ट करो कि है ना इसका ना जो दिमाग है वो तो नहीं हिल गया है। तो जो हुआंग है वो चेन के पास जाता है और उसे अपनी 4 अंगुलियाँ दिखाते हुए बोलता है कि चेन आकर बताओ तुम्हें कितनी अंगुलियाँ वो दिखाई दे रही है। तो हम देखते हैं तभी ये खींच के जो चांटा है यहाँ पे जो चेन है हुआंग के मेल देता है और चाटा खाने के बाद में हमें पता ही हुआंग को गुस्सा तो आना ही था और बोलता है कि तुमने मुझे है ना थप्पड़ मारा, आकर तुम्हारी हिम्मत है वो कैसे हुई।
तभी जो चेन है वो बोलता है यार मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है फोर्थ एल्डर, क्योंकि मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल भी हिला नहीं है, एकदम क्लियर माइंड है मेरा। अब ये सुनने के बाद में जो फोर्थ एल्डर है वो बोलता है कि अगर ये बात है तब सब कुछ ठीक है। अब मुझे ये जानकर के आश्चर्य हो रहा है कि जो पिल है वो सक्सेसफुल नहीं थी फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चलो ये जानकर के मुझे थोड़ा रिलीफ है वो मिला है, क्योंकि जो रिजल्ट आए वो काफ़ी अच्छे आए हैं। तभी जो हुआंग है वो बोलता है लेकिन मुझे मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हुआ, हिला नहीं है, तो तुमने मुझे हिट है वो क्यों किया, मेरे चांटा है वो क्यों मारा। तो ये सुनने के बाद में जो चेन है वो बोलता है कि अरे यार सीनियर ब्रदर हुआंग, तुम्हें ना इस चीज़ के लिए परेशान है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत की बात यह है कि जो फोर्थ एल्डर ने जो पिल बनाई थी उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है कि वो किस प्रकार की पिल बनी है, हमें उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि आपको है ना मार पड़ी या ना पड़ी इस बात पे। तो हम देखते हैं जो फोर्थ एल्डर है वो बोलता है कि चेन अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जब मैं अगला बैच रिफाइन है वो करूँगा तब मैं तुम्हें वापस से बुला लूँगा, और 3 दिन के बाद में शायद मैं वो बैच है वो रिलीज वो करने वाला हूँ, तो 3 दिन के बाद में आ जाना। तो ये सुनने के बाद में जो चेंग वो बोलता है कि ठीक है फोर्थ एल्डर मैं समझ गया, और वो वहाँ से ये कहकर चला जाता है। और हम देखते हैं जो एल्डर भी यहाँ पे चेंग को जाता हुआ देख लेता है, और वो फिर मन में सोचता है कि जो चेंग है लगातार दिन ब दिन मेरा और भी ज़्यादा फेवरेट है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो एल्डर है उसके मुंह से खून की उल्टी है वो होने लगती है। तभी हुआंग वहाँ पर आकर के एल्डर को संभालता है और बोलता है एल्डर आपको क्या हुआ। तो जो एल्डर है वो बोलता है कि नहीं नहीं ये सब कुछ ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं ना वैसे भी ये मेरी बहुत पुरानी बीमारी है जिसके कारण मुझे ऐसा हो रहा है, तो मैं इसके बारे में चिंता करने की कोई भी आवश्यकता है वो नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो पिल है उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आई कि जिसके कारण वो फेल पिल है वो उसके अंदर कन्वर्ट हो गई। मुझे है ना कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि वो डिटॉक्सिफाई है वो हो सके। और इधर हम देखते हैं जो चेंग होता है वापस से है ना अपने जो घर की ओर जा रहा होता है, और चेंग मन के अंदर सोचता है कि जो फोर्थ एल्डर की जो पिल थी उसे कंज्यूम करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो बॉडी है बहुत अच्छे से इन्हेंस है वो हो चुकी है। तो वो सोचता है कि मुझे इस चीज़ को ट्राई वो करना चाहिए कि आखिर मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। तो वो पास में एक पेड़ को देखता है और उस पेड़ के पास जा करके अपनी फिस्ट बना करके उसके ऊपर अटैक करता है। तो एक ही अटैक के अंदर हम देखते हैं उस पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं, मतलब वहाँ से आराम से डिस्ट्रॉय वो पेड़ को कर देता है। ये देखने के बाद में जो रिजल्ट्स देखता है तो ये देख करके चेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो बोलता है ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, अब मैं फाइनली मेरे पास इतनी एबिलिटी आ सकी है कि मैं इमोर्टल सेट के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट है वो कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से उसका एक जो दोस्त है वो आवाज़ देता है और बोलता है चेंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि चेंग उसे देखते ही पहचान लेता है और बोलता है ये तो हुआंग टेंग है। और वो बोलता है हुआंग टेंग आखिरकार इन दिनों तुम कहाँ बिजी थे, मुझे तुम कहीं पर भी दिखाई वो नहीं दे रहे थे। और वो मन के अंदर सोचता है जो हुआंग टेंग है वो पूरे एंटायर सेट के अंदर मेरा एकमात्र बेस्ट फ्रेंड है, और ये बंदा इस प्रकार का है कि ये एक तरह से खाना बनाने का काम है वो करता है, लेकिन इसकी जो हैबिट है वो इस प्रकार की है, इसे ज़ोंबी और जो एशियंट रूइन है वहाँ पे जाना पसंद है, क्योंकि वहाँ पर जाकर के टॉम को और जो हंट वगैरह जो ट्रेजर वगैरह है उन्हें लूटना बहुत ज़्यादा पसंद है, अलग अलग पीसेस हर्ब वगैरह लेकर के आना, इसे बस यही है रुचि होती है कि कैसे भी करके ना किसी प्रकार का ट्रेजर है वो प्राप्त कर ले, और इसी चीज़ के अंदर ये लगा रहता है कभी इधर कभी उधर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टेंग होता है वो बोलता है कि एक बहुत लंबी स्टोरी है यार, मैं कहाँ पे था कहाँ पे नहीं था, क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में। अभी रिसेंटली मैंने एक ना जो हिडन सेक्ट है उसके बारे में पता लगाया था माउंटेन के अंदर, लेकिन यार ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेड थी, क्योंकि वहाँ पर भी जो ज़ॉम्बीज़ हैं उनका कब्जा था। तो मैंने सोचा हो सकता है मैं वहाँ पर किसी प्रकार का फॉर्चून है किस्मत है वो बना सकता हूँ, और लेकिन मैं इस चक्कर के अंदर वहाँ पर ट्रैप है वो हो गया था, और मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि मैं वहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन मैं कैसे जैसे करके वहाँ से स्केप होकर के आ गया। तभी जो चेंग है वो बोलता है कि टेंग यार तुम इस प्रकार की ये जो बकवास सी एक्टिविटीज है वो करना बंद कर दो, एक दिन इन तुम कहीं ना इन टॉम के अंदर दफन है वो हो जाओगे, और मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं अपने जो दोस्त है उसे खोजने के लिए कहाँ पे खुदाई है वो करूँ। फिर जो टैंग है वो बताता है एक्चुअली मुझे नहीं लगता मेरे पास और कोई चॉइस है वो बची है, क्योंकि जो मेरे प्रीवियस मास्टर थे मरने से पहले उन्होंने मुझे ये कसम है वो खिलाई कि मैं कम से कम 108 एशियन टॉम है ना उसके अंदर जाऊँ मुझे रिटायरमेंट लेने से पहले, यानी मैं इस चीज़ को करने से छोड़ूँ उससे पहले मुझे कम से कम 108 बार है ना एशियन टॉम के अंदर जाना होगा। मुझे लगता है उस ओल्ड मैन ने मुझे ट्रिक है वो कर लिया, और मुझे ये जो टास्क है वो पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसकी कसम जो खाई थी। फिर जो टैंग है वो पूछता है ये चेन से कि आजकल तुम्हारी सिस्टर है उसकी कंडीशन कैसी है। तो चैंग है वो बोलता है कि बस जैसी पहले थी वैसी अब है, ना तो कोई किसी प्रकार की कोई इम्प्रूवमेंट हुई है ना ही कोई स्थिति खराब है वो हुई है। ये सुनने के बाद में जो टैंग है वो चिंता करते हुए बोलता है कि तुम्हें किसी प्रकार से भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक ना एक दिन हमें एक रास्ता मिल ही जाएगा जिससे कि हम तुम्हारी जो सिस्टर है उसे क्योर है वो कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि एक ना एक दिन मुझे इस प्रकार का कोई जो ट्रेजर है वो मिल जाए एशियन टॉम के अंदर जो उसे क्योर कर पाए, तो मैं उसे तुरंत तुम्हें ला करके दे दूंगा। तो ये सुनने के बाद में जो चेंग होता है वो बोलता है कि मैं भी इसी चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि हमें किसी ना किसी प्रकार का कोई भी है ना सोल्यूशन है वो मिल जाए। लेकिन जो फोर्थ एल्डर थे उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि जो सेक्ट मास्टर है उनके पास एक तरीका हो सकता है मेरी सिस्टर को क्योर है वो करने का, इसलिए मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है वो ढूंढनी होगी जिससे कि मैं जो सेक्ट मास्टर है उनसे मिल पाऊँ। अब ये सुनने के बाद में जो चेन होता है वो बोलता है क्या
तुम सेक्ट मास्टर से मिलना चाहते हो? भाई ये कोई मामूली बात नहीं है, वो बहुत बड़ी हस्ती है। तुम्हें क्या लगता है कि जो सेक्ट मास्टर होता होगा इधर-उधर घूमता होगा और तुम्हें आराम से मिल जाएगा, तुम उस तक आराम तक पहुँच जाओगे? ऐसा नहीं है भई, वो बहुत ही बड़ा नोबल पर्सन होता है और उससे हर कोई है वो नहीं मिल सकता। लेकिन मेरे पास ऐसा है कोई पर्सन है जिसे मैं जानता हूँ जो भी काफ़ी अच्छी रैंक के ऊपर है, मैं उससे तुम्हें मिला सकता हूँ। ये सुनने के बाद में जो चेंग है वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे पास एक वे है, आखिरकार तुम मुझे किससे मिला सकते हो? तो जो टेंग है वो बोलता है, क्या तुमने कभी नाम सुना है ये यून का? मैं ना उससे तुम्हें मिला सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक तरीका है उससे मिलाने का। तो ये सुनने के बाद में जो चेन है वो आगे की ओर बढ़ते हुए बोलता है, क्या ये यून? तुम्हारा मतलब हमारी जो सीनियर सिस्टर जो आउटर डिसिप्लिन के अंदर है उसी की बात कर रहे हो? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टेन है उसके ख्यालों में खोते हुए बोलता है, बिल्कुल बिल्कुल वही जो हमारे आउटर सेक्ट की टॉप लिस्ट के अंदर है। और हाल फिलहाल के अंदर ही जो सीनियर सिस्टर है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आसपास कुछ चीज़ें वो खोजने के लिए जाएगी। उसके लिए उसे कुछ है ना लोगों की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग उसे है ना कंपनी दें, और एक्चुअली मैं इस बार इसीलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें है ना ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन है वो दे सकूँ। तो ये सुनने के बाद में जो चेन है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या जो सीनियर सिस्टर ये यून है वो हम जैसे आउटर डिसिप्लिन को जो कि कमज़ोर है उन्हें भी ले जा सकती है? आखिरकार वो हम जैसे कमज़ोर जो डिसिपल है उन्हें क्यों ले जाना चाहती है? तभी तो टेंग है वो बोलता है कि तुम है ना चीज़ों को नहीं समझ रहे हो। वैसे तो उसे है ना बैटल के अंदर हमारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ हमेशा ऐसे डर्टी काम होते हैं जो कि इस प्रकार की ब्यूटीफुल लड़की कभी भी नहीं कर सकती। तो उस प्रकार के काम हमें करने पड़ते हैं और अपने जो गंदे हाथ है वो करने पड़ते हैं। वो हमें बस इसी चीज़ के लिए लेकर ये अपने साथ लेकर ही जा रही है। तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, सच-सच बात तो यही है। तभी जो चेंग है वो बोलता है, आखिर हम है ना इस ट्रिप पे क्यों ही जाएँ? हमें इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है? तो जो टेंग होता है वो धीरे से उसके कान में बोलता है कि क्या तुम मूर्खता भरी बातें कर रहे हो यार? हमें है ना वहाँ पे अच्छा फॉर्च्यून है वो मिल सकता है। जो ट्रेनिंग लोकेशन है वो तुम्हें पता है कहाँ पे है? वहाँ पे एक है ना स्प्लिट फील्ड होगी, मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पौधे हमें मिल सकते हैं माउंटेन के पीछे। जो सनसेट था उसे खोजा गया है और उसके अंदर जाने का डिसीजन लिया गया है। तो उस सेट के अंदर हमें बहुत सारी हर्ब्स है वो मिल सकती है। हाँ, जैसे कि हमें पता है वहाँ पे ज़ॉम्बी अवेलेबल है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अगर एक बार हमें बहुत ही ज़्यादा पुराना कोई इस प्रकार का स्पिरिट हर्ब है वो मिल गया, जो कि उनकी स्पिरिट फील्ड के अंदर उगा हुआ हो और हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें एक अच्छा फेयर शेयर है वो मिलेगा। और जो हमें अमाउंट अर्न करेंगे वो इतना ज़्यादा होगा जितना कि हम लेबर से भी नहीं कमा सकते 1 साल की इनकम के। वो एक पौधे यानी एक हर्ब के वो एक हर्ब को प्राप्त करके हम इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं कि हमारी 1 साल की मेहनत के बराबर होगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे टेंग के मुँह से पानी आ जाता है ये सब सोच करके। तभी जो चेंग होता है वो थोड़ा-सा हैरान होता है और वो बोलता है, लेकिन ये चीज़ क्या डेंजरस नहीं है क्या? और वो मन में सोचता है कि जो ज़ॉम्बी है सनसेट के अंदर वो वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। इतना ही नहीं, वो बोल भी सकता है। अब ये सारी बातें अपने मन के अंदर ही सोच रहा होता है चेंग। और चेंग आगे सोचता है कि जो स्पिरिट फील्ड है यानी जहाँ पे पौधे उगते हैं, जहाँ पे जो ये मिरेकल हर्ब उगती है, वो सेट से थोड़ा-सा दूर है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो जो जगह है वो डेंजरस हो सकती है या डेंजरस नहीं हो सकती। इस बात की हम कोई भी श्योरिटी है वो नहीं दे सकते। मतलब जो टेंग है वो चलने की जहाँ पे बात कर रहा होता है, वो है ना सनसेट का ही एरिया होता है, लेकिन वहाँ पे हर्ब उगाई जाती है। तभी जो टेंग है एक है ना ऑब्वियस सा चेहरा बनाते हुए बोलता है कि अरे यार, ये तो ऑफ कोर्स सी बात है, वहाँ पे डेंजर तो होगा, लेकिन जो डेंजर होता होगा वो सभी लोगों के अंदर बढ़ जाएगा। और तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए हमारे साथ कौन है। हमारे साथ हमारी सीनियर सिस्टर ये यून है। आखिरकार उनके रहते हुए हम सेफ एंड साउंड रह सकते हैं। हम जैसे जो वीक डिसिप्लिन है उनके ऊपर क्या ही खतरा है वो आ सकता है उनके रहते हुए। अब ये सुनने के बाद में जो चेन होता है वो बोलता है कि हाँ, ऐसी बात है तो हमें चलना चाहिए। और हम देखते हैं पीछे की ओर जो टेंग होता है अभी भी जो सीनियर सिस्टर है उसकी महिमा गान है वो कर रहा होता है। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट डे की ओर। हम देखते हैं जो लोकेशन होती है जहाँ पे आना होता है वहाँ पे सभी लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन जो है ना समय को देखते हुए जो चेंग है वो बोलता है कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो हो चुका है जब जिस समय हमें मिलना था, आखिरकार वो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आई? तो हम देखते हैं कि पीछे से जो टेंग होता है वो बोलता है, मुझे लगता है उसे कोई ना कोई ज़रूरी काम है वो आ गया होगा, इसीलिए वो नहीं आ पाई होगी अभी तक। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक पर्सन आता है और वो आते हुए यहाँ पे जो चेन है और टेंग है उनको पॉइंट करते हुए बोलता है, आखिरकार ये जो आउटर डिसिप्लिन के सबसे कमज़ोर बंदे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है कि इस बंदे का नाम झाओ चेंग होता है और ये भी एक आउटर डिसिप्लिन होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है। वो बोलता है कि आखिरकार इन जैसे कचरों को यहाँ पे रखने का क्या ही मतलब है, ये तो नॉनसेंस भरी वाली बातें होंगी। आखिरकार हमें इस प्रकार के बर्डन को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। ये दोनों ही हमारे लिए यूजलेस चीज़ें हैं, तुम लोग अभी के अभी इस टीम से बाहर निकल जाओ। तभी हम देखते हैं जो टेंग होता है वो पास आता है और बोलता है, सीनियर ब्रदर, आखिरकार आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो छोटे मोटे जो टास्क है वो कर लेंगे, हमें भी आप इस मिशन के ऊपर आने दो। तभी हम
देखते हैं एक बंदा जाओ के पास आता है और उसके कान में आकर ये बोलता है कि सीनियर ब्रदर जाओ, मुझे लगता है कि हमें इन्हें अपने पास है वो रख लेना चाहिए और जब क्रिटिकल मोमेंट आएगी तब हम लोग इसका यूज़ है वो कर सकते हैं। अब ये बात सुनने के बाद में जो जाओ वो समझ जाता है कि वो बंदा क्या कहना चाहता है। वो बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, हम लोग इसे रख लेते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो ये यून होती है वो आती है और वो सभी लोगों से पूछती है क्या तुम सभी लोग तैयार हो? तो हम देखते हैं उनमें से एक जो बंदा होता है वो आकर बोलता है सीनियर सिस्टर ये आखिरकार हम सभी लोग तैयार हैं, हम लोग यहाँ से चल सकते हैं। तो ये सुनने के बाद में जो ये यून होती है वो बोलती है ठीक है, सभी लोग तैयार हैं तो हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं। और हम इधर देखते हैं जो टैंक की ओर वो बोलता है चलो चले, और तुम्हें ना एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, तुम्हें इस जाओ नाम के बंदे से हमें हमेशा चौकन्ना और सतर्क वो रहना है, उसका पता नहीं किस वक्त वो क्या कर दे। और हम देखते हैं वो सभी लोग इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं और हम देखते हैं आधा घंटा चलने के बाद में वो अपनी जो डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी जो पीछे से जाओ होता है वो बोलता है सीनियर सिस्टर ये मुझे लगता है कि यही वो कोर्टयार्ड होना चाहिए जहाँ से जो सनसेट है उसका जो खेत है या फिर जो फील्ड है वो शुरू होती होगी। तो मुझे लगता है किसी को वहाँ पे भेज करके स्काउटिंग वगैरह करा देनी चाहिए ताकि हमें वहाँ की सिचुएशन का पता चल जाए कि वहाँ पे किस प्रकार की सिचुएशन है। तो ये सुनने के बाद में जो ये होती है वो बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तो मैंने किसी न किसी बंदे को भेज दो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जाओ होता है वो यहाँ पे अपने चेन और जो टेंग है उन्हें बोलता है तुम दोनों कहीं के, तुम दोनों अंदर जाओ, अंदर जाकर के है ना स्काउट है वो करके आओ। तो ये सुनने के बाद में जो टेंग होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है यार तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो, आखिरकार हम दोनों ही वहाँ पे क्यों जाएं, हम दोनों का वहाँ पे जाने का मतलब है हम सिर्फ अपनी मौत को ही बुलावा है वो दे रहे हैं। अब ये सुनने के बाद में जो जाओ होता है वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऑर्डर को रिफ्यूज़ करो, आखिरकार तुम्हें है ना अपने साथ रखने का क्या यूज़ अगर तुम मेरे ऑर्डर है वो नहीं मानोगे। तो हम देखते हैं कि जो टेंग होता है वो बोलता है कि हम आउटर डिसिप्लिन है और तुम भी आउटर डिसिप्लिन हो, लेकिन हमारे मुकाबले तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आखिरकार तुम यानी अंदर नहीं जा सकते तो आखिरकार हमें अंदर है वो कैसे भेज सकते हो। मैं तो वही बात कह रहा हूँ जैसे कि बात तुमने कही है। अब इस प्रकार से बहस करता देख करके जो जाओ होता है उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम्हारी ये हरकत आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत ज़्यादा कैसे हुई कि तुम मुझे जवाब वो दे सको। तभी हम देखते हैं जो टेंग होता है वो बोलता है कि आखिरकार मैंने ऐसी कैसी क्या बात कह दी जिससे तुम इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए। मैं तो सिर्फ जो लॉजिकल बातें हैं वो कह रहा हूँ, क्या तुम्हें लॉजिकल बातें वो समझ में नहीं आती, क्या तुम मूर्ख हो। अब ये सुनने के बाद में जो जाओ होता है वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो आगे बढ़ते हुए बोलता है मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे पैर और हाथ दोनों तोड़ने होंगे, तभी तुम्हें सारी चीज़ें वो समझ में आएगी कि कौन तुम्हारा सुपीरियर है और किसी की तुम्हें बात है वो माननी चाहिए। तभी हम देखते हैं पीछे से जो ये यून होती है वो ना यहाँ पे जाओ को रोक देती है और बोलती है यहीं पे रुक जाओ। तो जो जाओ होता है वो भी रुक जाता है, पलटते हुए बोलता है सीनियर सिस्टर ये दोनों कमीने कहीं कि हमारे ऑर्डर को ओबे वो नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है मुझे इन्हें एक जो लेसन है वो सिखाने की जरूरत है, आप मुझे इसके लिए रोकिए मत। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो ये यून होती है वो बोलती है कि तुम जाओगे और जाकर के स्काउट करोगे कि आगे क्या चल रहा है और किस प्रकार की सिचुएशन है। अब ये सुनने के बाद में जो जाओ हो जाता है वो हड़बड़ा जाता है, वो बोलता है कि क्या मैं क्या करूँगा जाके। तो हम देखते हैं कि अभी भी जो सीनियर सिस्टर होती है उसे घूर कर देखती है, फिर वो है ना हड़बड़ाते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर इन दोनों लोगों की जो लाइफ है वो सेक्रीफाइस करने के लायक है क्योंकि ये दोनों वीक है। आखिरकार ये अच्छा रहेगा कि मैं अपनी लाइफ के बजाय इन दोनों को सेक्रीफाइस वो कर दूं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यही होती है वो घूरते हुए बोलती है क्या तुम मेरे ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर रहे हो, अगर रिफ्यूज़ कर रहे हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ रखने का क्या यूज़। मतलब यही डायलॉग है ना थोड़ी देर पहले जाओ ने मारा होता है, अब यहाँ पे वापस जो यही ने उसी का डायलॉग मार दिया होता है। अब ये सुनने के बाद में और इस प्रकार से घूरता हुआ देख करके जो जाओ होता है वो है ना नर्वस हो जाता है और वो बोलता है कि ठीक है सीनियर सिस्टर, आप जैसी बातें बोल रही हैं मैं वैसी बातें मान लेता हूँ, आपको मुझ पे गुस्सा है वो करने की कोई भी आवश्यकता है वो नहीं है। और वो पीछे की ओर है ना पलटते हुए बोलता है कि तुम बच्चों बस सतर्क रहना, जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम्हें इसका प्राइस है वो पे करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं पीछे से जो चेंग होता है वो बोलता है आखिरकार हमें वेट ही क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम जिंदा वापस है वो आने वाले हो। फिर जो चेंग है वो धीरे से टैंक को बोलता है कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जो सीनियर सिस्टर ये यून है उसका इंटेंशन हमारी हेल्प करना था। तो जो टैंग होता है वो बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि तुम जो सीनियर सिस्टर है उसका कैरेक्टर के बारे में जानते नहीं हो, वो हमेशा इसी प्रकार का बिहेवियर करती है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी इस प्रकार की है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में यहाँ पे जो जाओ होता है वो फाइनली उस गेट के बाहर पहुँच जाता है, लेकिन वो अंदर जाने की हिम्मत है वो नहीं कर रहा होता है और वो बस यही खड़ा-खड़ा सोच रहा होता है कि आखिर उसने मुझे है ना यहाँ पे क्यों भेजा? ये जगह कितनी ज़्यादा डेंजरस है वो हो सकती है। अरे यार मुझे पक्का विश्वास है कि मुझे अंदर वो नहीं जाना चाहिए। और वो फिर है ना अपनी इमेज के अंदर सोचता है कि उसने ना गेट को खोला और गेट को खोलते ही एक पावरफुल ज़ॉम्बी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, तो वो ऑन द स्पॉट ही मर जाएगा। बस ये सोचते हुए उसकी बहुत ज़्यादा फट रही होती है और वो हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है और वो सोचता है कि नहीं यार ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा डरावनी है, मैं ऐसे ही अंदर है वो नहीं जा सकता।
तभी पीछे आई हुई जो टीम होती है, उसके जो लोग होते हैं वो सोचते हैं क्या है कि यार हमारे जो सीनियर ब्रदर जो है, वो वहाँ पे खड़े-खड़े क्या कर रहे हैं? वो है ना अंदर जा कर के चेक क्यों नहीं करते? जो डोर है उसे ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि हमारे जो सीनियर ब्रदर है, वो बहुत ही ज़्यादा सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो सभी चीज़ों का कैलकुलेशन है वो कर रहे होंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जाओ है अपनी स्वॉर्ड को समन्वय वो कर लेता है और बाहर निकाल देता है और अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हुए उस गेट को डिस्ट्रॉय वो कर देता है। अब एक गेट को है ना अपनी पावर के साथ डिस्ट्रॉय वो किया है तो उससे है ना बहुत तेज़ धमाके आवाज़ तो आना तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज़ देख कर के जो बाकी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं। उनमें से है ना वो सभी लोग गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि आखिर उसने जो गेट है उसे डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया? इससे जो इतनी तेज़ आवाज़ हुई है कि वो बहुत सारे जो ज़ॉम्बीज़ है इस तरफ अट्रैक्ट है वो हो जाएँगे। और हम देखते हैं होता भी ऐसा ही है। सारे ज़ॉम्बी देखने लग जाते हैं कि आखिर उधर से ना किस प्रकार की आवाज़ें वो आई है। और हम देखते हैं कि उधर गेट के सामने और कोई नहीं जाओ खड़ा होता है और सभी ज़ॉम्बी उसे देख रहे होते हैं। और इधर जो जाओ होता है वो पानी-पानी हो रहा होता है और बोलता है अरे नहीं यार यहाँ पे तो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। और हम देखते हैं कि वो सारे ज़ॉम्बी एक ही साथ जो जाओ है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे जो जाओ है वो आगे-आगे और सारे जो ज़ॉम्बी है उसे मारने के लिए पीछे-पीछे होते हैं। और जो जाओ होता है आगे भागते हुए बोलता है कोई तो मेरी हेल्प करो, कोई तो मुझे बताओ। और उसके साथ में जो बंदे आए होते हैं वो सोचते हैं कि अरे यार जो सीनियर ब्रदर है उन्होंने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं उन्हें अटैक कर लिया और वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। और तो दूसरा बंदा होता है बोलता है कि हमें उसे स्काउट करने के लिए भेजना ही नहीं चाहिए था। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि उसने बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर ज़ॉम्बीज़ को अटैक है वो कर लिया है। अब ये जो सारी सिचुएशन है ये यून भी देख रही होती है। वो भी सोचती है वाक़ई में यार ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा बुरी है जिससे जैसा कि मैंने सोचा था ये उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बुरी है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये उनके पास कोई चारा नहीं रहता। वो भी अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे समन कर लेती है और सभी लोगों को बोल देती है कि सभी के सभी तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। तभी हम इधर टैंक को देखते हैं वो धीरे से चेन को इशारा करता है और बोलता है चेन इधर आओ मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं कि ये जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो कंटिन्यूअसली इधर अटैक करने के लिए ये यून के ऊपर आ जाते हैं। तो जो ये यून होती है अपने स्लेट्स का यूज़ करते हुए इन जो ज़ॉम्बीज़ को बड़ी आसानी से मार रही होती है। और हमारा जो सीन है वो शूट होता है एक चट्टान के पीछे। हम देखते हैं एक चट्टान के पीछे अपने जो चेन और जो टैंक होता है वो खड़े होते हैं। तभी जो चेंग है वो बोलता है कि टैंक आखिरकार तुमने है ना मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, इस हिडन पैलेस में क्यों बुलाया, क्या यहाँ पे छुपने के लिए? तो हम देखते हैं जो टैंक होता है वो बोलता है कि आखिरकार और क्या बात होगी, बस इसी बात के लिए मैंने बुलाया है। आखिरकार हमारी जो सेफ्टी है वो सबसे पहले आती है। अब जो चेन है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका रहता है तो उसे इतना ज़्यादा डर नहीं लगता। लेकिन जो टैंक है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसे थोड़ा बहुत डर लगता रहता है। तो वो अपनी सेफ्टी को सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ पे देता है। फिर जो टैंक है वो आगे बताता है आखिरकार तुम क्या सोच रहे थे? तुम ये सजेशन है वो देना चाहते हो कि हम लोग वहाँ पे जाएँ और जा कर के जो ज़ॉम्बी है उनसे हेड ऑन हेड फाइट करें? मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में क्लेरिफ़ाई है वो नहीं है। मेरी जो एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है और मैं किसी प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट है वो कर सकता हूँ, मैनेज वो कर सकता हूँ। लेकिन जो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा लो है और मुझे लगता है कि तुम ईज़िली वहाँ पे मर जाओगे। तभी हम इधर देखते हैं जो जाओ होता है वो भी वहाँ पे छुपने के लिए एक जगह पे आता है और वो भी उसी सेम चट्टान के ऊपर आ जाता है। और वो सोचता है कि अरे यार ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ कॉल था, मैं वाक़ई में बहुत ज़्यादा लकी था कि मैं वहाँ से भाग करके अपने पैरों पे यहाँ पे आ गया। तभी वो सामने की ओर जो टैंक है और चेन है उन्हें देख लेता है यहाँ पे छुपे हुए। फिर वो बोलता है तुम दोनों कायर कहीं के आखिरकार जो बाकी लोग हैं वो फाइट कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ पे छुप रहे हो, आखिरकार तुम ये काम है वो कैसे कर सकते हो? अब ये सुनने के बाद में जो टैंक होता है वो बोलता है आखिरकार तुम्हें जो मेरे ऊपर चिल्लाने का हक है वो किसने दिया? तुम बातें तो बड़ी-बड़ी कर रहे हो लेकिन तुम भी तो यही काम कर रहे हो, तुम भी तो यहाँ पर आकर के छुप रहे हो। तो हम देखते हैं ये बात सुनने के बाद में जो जाओ होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं एक्चुअली तुम लोगों को यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए आया हूँ कि कौन किस प्रकार से क्या कर रहा है और किस प्रकार से लड़ रहा है। तो ये सुनने के बाद में जो टैंक होता है वो बोलता है अरे छोड़ो यार, जाओ यहाँ से, तुम है ना मुझे इस प्रकार से है ना मोटिवेट वो मत करो कि मैं तुम्हें यहाँ पे डांटूं और किसी प्रकार का लेक्चर है वो दूं। अब इस प्रकार से बेइज्जती होता देख करके जो जाओ होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत है वो कैसे हो गई कि तुम मेरे साथ है ना इस प्रकार का बिहेवियर है वो करो। मुझे लगता है तुम्हें आज एक अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जो ज़ॉम्बीज़ है वो आ जाता है। ये देख करके वो बोलता है एक ज़ॉम्बी, वो भी इतनी जल्दी? मुझे लगता है कि यार ये जो चीज़ है मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो सकती है। फिर वो सोचता है कि लेकिन ये जो चीज़ है मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस चीज़ को मैं एक अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर बदलूंगा। और वो अपने पास से एक जो बोतल है वो निकालता है और इस बोतल को टैंक की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि तुम मरो दोनों के दोनों यहाँ पे। और हम देखते हैं टैंक की तरफ अटैक आता देख करके जो चेंग है वो आगे आ जाता है और उस बोतल को डिस्ट्रॉय कर देता है। बोतल को डिस्ट्रॉय करने के बाद में उसमें ब्लैक कलर का किसी प्रकार का फोग वगैरह वो निकलता है जो कि यहाँ पे टैंग और चेंग दोनों को ही है ना थोड़ा बहुत इफेक्टिव वर्क कर देता है, मतलब उनकी बॉडी पे लग जाता है। अब ये चीज़ देखने के बाद में यहाँ पे चेंग को कुछ समझ में नहीं आता है क्या कर ये चीज़ क्या है, लेकिन जो टैंग है वो पहचान लेता है और वो बोलता है ये तो कॉर्पस पॉइजन है। तो जो जाओ है वो बोलता है कि अरे वाह चूहे कहीं के, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इस चीज़ को पहचान जाओगे। जो ज़ॉम्बी है उनका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कॉर्पस पॉइजन के प्रति। तो ज़ॉम्बी तुम्हें ना टुकड़ों टुकड़ों के अंदर बांट देंगे। मुझे नहीं लगता तुम लोग किसी प्रकार से आप सर्वाइवर है वो करने वाले हो।
अब मरने से पहले एक बात याद रखना कि तुमने मुझे नीचे नज़र से देखा था और आगे कभी नीचे नज़र से देखने के लिए तुम जिंदा है वो नहीं रहोगे। तभी जो टैंग है वो बोलता है जाओ, मैं ना जो ज़ॉम्बी है वो बनने के बाद में तुम्हें इतनी इजीली है वो नहीं जाने वाला। ज़ॉम्बी बनने के बाद में मैं तुम्हारे ऊपर अटैक है वो करूँगा। तो ये सुनने के बाद में जो जाओ होता है वो बोलता है कि आखिरकार जो दो बंदे हैं वो दोनों मौत के दरवाजे पे खड़े हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं। और इधर हम ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं वो यहाँ पे टैंग और चेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और अब और भी ज़्यादा अग्रेसिवली अटैक करता है उस कॉर्पस पॉइजन के कारण। और हम देखते हैं जो टैंग होता है यहाँ पे चेन को ना भागने लिए कहता है और वो दोनों ही वहाँ से कंटिन्यूसली भागने लगते हैं। लेकिन जो ये ज़ॉम्बी होता है वो पीछा नहीं छोड़ता, कंटिन्यूसली पीछा कर रहा होता है। तभी जो टैंग है वो बोलता है कि अरे यार ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा समस्या वाली है, आखिरकार वो ज़ॉम्बी हमारा पीछा है वो क्यों नहीं छोड़ रहा। तो जो चेंग होता है वो बोलता है कि हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए। तभी जो टैंग है वो रोते हुए बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब, हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए, क्या तुम ये चाहते हो हम यहीं पे रुक जाए और वो जो ज़ॉम्बी है हमें मार डाले। तो जो चेंग होता है वो बोलता है कि हम लोग है ना ऐसा क्यों नहीं करते, एक बार ट्राई करके देखें और हो सकता है हम इस ज़ॉम्बी को ही जान से वो मार दें। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है और लाइक और कमेंट और व्यू अच्छे आएंगे तो अपने इसका दूसरा पार्ट भी ले आएंगे। अगर किसी और ने भी एक्सप्लेन कर रखा है तो कोई बात नहीं, अपने पास इसके है ना 58 के है और 59 के आसपास चैप्टर है, अपने वहाँ तक इसको पूरा एक्सप्लेन है वो करेंगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो करके रखा होगा, अगर नहीं किया है तो वो चीज़ तो पक्का कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय बाय।